मार्च सीरीज की शुरुआत मजबूत करने के बाद दबाव में है बाजार। ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट की है कमी, अदानी शेयरों से बिगड़ता हुआ मूड और एफआईएस की बिकवाली का दबाव, ये भारी पड़ते दिख रहे हैं आज के सेशन में। हफ्ते के आखिरी दिन बचा है 1.5 घंटा। स्वागत है आप सबका शेयर फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और जो भी आशा थी कि नई सीरीज थोड़ी अच्छी शुरुआत होगी, थोड़े अच्छे लेवल्स होल्ड करने चाहिए, फिलहाल उस पूरी आशा पर पानी डालता हुआ बाजार। क्या आखिरी 1.5 घंटे में भी ऐसा ही सुस्त एक्शन रहेगा या आएगी थोड़ी चुस्ती? आइए जानते। आखिरी 1.5 घंटे में भी ऐसा ही सुस्त एक्शन रहेगा या आएगी थोड़ी चुस्ती? आइए जानते हैं अनिल जी के साथ। बड़ी बात है सर, बिल्कुल बड़ी बातें हैं हमारे पास। और मजबूत शुरुआत के बाद दिन के निचले स्तरों के आसपास से बाजार 17,500 के नीचे निफ्टी फिसलता हुआ करीबन 25 अंक नीचे, लेकिन आज के हाई 17,600 से काफी नीचे आपको नजर आएगा। लगातार छठे दिन आज है गिरावट का माहौल। बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से फिसला जरूर है, लेकिन हाल उतना बुरा नहीं, लगभग 300 पॉइंट ऊपरी स्तरों से गिरा है, अब 40,000 के करीब है। मेटल इंडेक्स आज का है सबसे कमजोर कड़ी वाला सेक्टर, 2.5% नीचे। ऑटो, एफएमसीजी, सरकारी बैंक और आईटी 0.5% नीचे। रियल एस्टेट शेयर कल गिरने के बाद आज रिकवरी के मूड में, सरकारी कंपनी में थोड़ी तेजी और एनर्जी इंडेक्स 0.5% दिखेगा ऊपर। इंडिया विक्स 5.5% घटा है, कैसे यही जाने। डाउ फ्यूचर्स ऊपर से नीचे आते हुए दिखे, जो मजबूत थे अब कमजोर होते, ज्यादा नहीं लेकिन 60-70 अंक है नीचे। यूरोप के बाजार मजबूती के साथ 1/4% ऊपर ट्रेड करते हुए आपको इस वक्त नजर आएंगे। मतलब क्या हमने ठान ली है सर कि नहीं, हमें कमज़ोर ही होना है, कुछ भी हो, पुरानी सीरीज़ हो, नई सीरीज़ हो, अच्छे ग्लोबल संकेत हो, खराब ग्लोबल संकेत हो, अच्छी खबर आए, खराब खबर आए। आज तो सर और ज़्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि सुबह लग रहा था कि शायद थोड़ा गेंस रहे, बट उसके बाद जो रोटेशन शुरू हुआ और उसके बाद जो बाजार फिसले हैं, थमने का नाम नहीं लिया। आज निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर दिखा है बैंक्स के मुकाबले में। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग संकेत है जो पढ़ना चाहिए। 2-3 चीजें हैं जो आज के मार्केट के ऑब्जर्वेशन के तौर पर है। काफी लोगों को ये लग रहा है कि घिरे क्यों हैं, और जबकि नई सीरीज की शुरुआत हुई तो नई सीरीज की शुरुआत में जो कमजोर ट्रेडर्स उनकी पोजीशन ऑलरेडी कल कम हो चुकी थी, तो फिर आज गिरने की कोई खास वजह बनती नहीं है। और जहां मार्जिन कॉल से ये थे सब कुछ कल वो कम हुए होंगे, और आज ग्लोबल संकेत भी ठीक थे। उसके बाद कमजोर होने की वजह क्या? पहली वजह तो थोड़ी बहुत, अगर थोड़ी बहुत छोटी वाली वजह, पहले छोटी वजह से शुरुआत करता हूँ। डाउ फ्यूचर्स का हल्का सा फिसलना, 50-60 पॉइंट ऊपर से 50-60 पॉइंट नीचे होना, हालांकि बहुत बड़ी डर की बात नहीं, लेकिन उतना थोड़ा कमजोर होना भी फर्क तो डालता है। तो पहला संकेत वहां से आता दिखा। दूसरा जो आता दिख रहा है थोड़ी बहुत एफआईएस की बिकवाली के डर से। एफआईएस के लिए अगर उन्हें कैश मार्केट में बिकवाली करनी तो उन्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि सीरीज का पहला दिन है या आखिरी दिन है। करेक्ट, सीरीज के पहले आखिरी दिन की इंपॉर्टेंस सिर्फ वायदा कारोबार की पोजीशंस के लिए। तो आज सुबह भी हम ये बात करते हैं कि इंडेक्स में डेफिनेटली हल्के नोट पर एफआई शुरुआत करी, लेकिन स्टॉक्स तो उनके पास पोर्टफोलियो में भर के है ही ना। तो थोड़ी बहुत ऐसा लग रहा है बिकवाली का प्रेशर एफआईएस की तरफ से कम नहीं हुआ है, सीरीज के पहले दिन भी थोड़ा बढ़ता हुआ। लेकिन तीसरा और बड़ा कारण जो है, जो सेंटीमेंट बिगाड़ने वाला है, काफ़ी लोग ये मान रहे थे कि कैश मार्केट के स्टॉक्स छोड़ दीजिए, अदानी ग्रुप के, जो अदानी टोटल गैस पावर, अदानी टोटल गैस तो मेरे ख्याल से आज 20वां दिन होना चाहिए जब लोअर सर्किट पर है। पावर ट्रांसमिशन, ये सारे स्टॉक्स लोअर सर्किट पर 5-5% के, लेकिन शायद अदानी पोर्ट, अंबुजा, एसीसी एंटरप्राइजेस ये थोड़े शायद अब रुकने चाहिए, क्योंकि पुरानी सीरीज में मार्जिन कॉल्स, एक्सपायरी के वक्त की पोजीशन, ये सब कटने के बाद शायद ये स्टॉक उतना न गिरे। लेकिन आज आप देखिए शुरुआती घंटे 1.5 घंटे के बाद अदानी ग्रुप के शेयरों ने जिस तरह से तेजी से घटना शुरू किया, इसने मूड वापस खराब किया। क्योंकि मार्केट में एक बड़ा तबका ये था, ये मान रहा था कि भाई एक बार एक्सपायरी निकल जाए फिर ये शेयर संभल जाएंगे। ये मानने वाले लोगों की कमी नहीं थी जी, कि एक्सपायरी तक का प्रेशर है, अब ये तो रहेगा। अब एक्सपायरी खत्म होने के बाद भी बिकवाली, तो ये अब आप क्या जस्टिफाई करेंगे? इसने मूड बहुत खराब किया है। सो एक तरफ अदानी ग्रुप के शेयरों की तेज बिकवाली से मूड खराब होना, दूसरी तरफ एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर बरकरार रहना, ये दोनों आज भारी पड़ते दिख रहे हैं। इसके साथ आग में घी डालने का काम कर दिया थोड़े से डाउ फ्यूचर्स की ऊपरी स्तर से बिकवाली ने। तो आई थिंक तीनों चीजें थोड़ी भारी पड़ती हुई दिख रही है। अब ये 3 भारी जो चीजें हैं, इसमें एक ही अच्छी बात थोड़ी बहुत है, अच्छी तो नहीं कहूंगा, कम खराब बात है, वो ये कि बैंक निफ्टी आज गिरावट को लीड नहीं कर रहा है। और अगर इंडिकेशन देखकर आप कुछ समझना चाहें तो ये है कि भाई 42,000 के आसपास जो आपने हाई बनाया था बजट के दिन, उसके बाद वापस हम 41,975 पे पहुंचे थे। वहां से जो हमने कमजोरी देखी, वो पूरी की पूरी कमजोरी की लीडरशिप बैंक से आई थी। सो अगर बैंक आज गिरना बंद कर रहे हैं या कम गिर रहे हैं, तो क्या ये संकेत दे रहे हैं, शुरुआती संकेत, कि भाई गिरने के लिए अब या रुकने के लिए जगह आ रही है? क्योंकि 39,400 से 39,600 की रेंज बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट वाली रेंज है, जो आपके लिए बड़ा सपोर्ट है। और
होल्ड होने की कोशिश कर सकते हैं। सिमिलरली 17,350 17,450 की रेंज निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो निफ्टी अपने सपोर्ट रेंज में आ चुका है, बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट रेंज के बेहद करीब है। तो क्या यहाँ पर सपोर्ट लेकर ये गिरते हैं। अब बचे हुए 1.5 घंटे के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है दीप। पहले ये कि आपको 17,350 इंट्राडे में नहीं तोड़ना है और क्लोजिंग 17,500 के नीचे नहीं देनी है। ये दो चीज़ें मतलब अगले हफ्ते के लिए, या आपको वीकेंड अच्छे से मनाना है, आप तेजी में हैं, मंदी वाले तो मना ही रहे हैं, जो तेजी में है और वो चाहते हैं कि हम खराब ना मनाएं और जितना है उतना ही एक्स्ट्रा खराब ना मनाएं, तो आपको दो चीज़ें करनी है। दिन के दौरान 17,350 नहीं टूटना चाहिए और क्लोजिंग 17,500 के नीचे नहीं होनी चाहिए। बैंक निफ्टी में जहाँ तक सवाल है, दिन के दौरान आप 39,400 को न तोड़ें और क्लोजिंग 40,000 के नीचे न दें। ये दो कंडीशन टर्म्स, वो कंडीशन सप्लाई में आपके लिए आएगा। अगर ये दोनों आपने कर ली तो आप अगले हफ्ते के लिए वीकेंड पे थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर जा सकते हैं। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो आई फील सॉरी फॉर दैट, फॉर यू। कुछ नहीं कर सकते, क्या करेंगे फिर, तो टेक्निकी तौर पर और खराब है ना, कोई नहीं कर सकता। लेवल से ऐसे टाइम पे लेवल से आपका सहारा या इंडिकेशन या आपको डायरेक्शन देते हैं कि कौन सा लेवल कब किसके ऊपर अच्छे हैं, किसके नीचे खराब है। और आप देखिए आज की रिकवरी में आप कल का हाई भी नहीं पार कर पाए। 17,615 हाई था, 17,600 से घूम गए। बैंक निफ्टी ने जरूर सुबह सुबह हाई के ऊपर खोला तो टिके नहीं। सो आई थिंक, और पहली बिकवाली तो आनी थी कि भाई पहली बिकवाली तो आएगी पहले उछाल में, गलत भी नहीं, लेकिन रिकवरी नहीं आ रही, ये थोड़ी दिक्कत की बात है। सो आखिरी 1.5 घंटे में लेट्स सी थोड़ा और फिसलते हैं या रिकवरी आती है। चलिए ठीक है, तो रिकवरी नहीं आ रही है, ये ज़्यादा परेशानी है। गिरे शायद उतना ज़्यादा नहीं है, बट रिकवरी का इंतजार जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आइए फिर जान लेते हैं कहाँ पर आपको खबरों का एक्शन दिख रहा है। कई सारी खबरें आई हैं और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी। कुशल और अरमान दोनों हैं हमारे साथ तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून। पहले बताएं कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में अभी कैश मार्केट से स्पाइसजेट अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगा, साथ ही यहाँ पर पूंजी जुटाने को लेकर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा जनवरी महीने का यूएस का आता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पर फोकस है ग्लोबल इवेंट के लिहाज से। कल के दिन में रेन इंडस्ट्रीज F&O स्पेस से अपने नंबर्स फाइनली डिक्लेयर करते हुए दिखेगी। साथ ही कैश सेगमेंट से फोसेको इंडिया और वेसुवियस इंडिया के नंबर्स भी आपके सामने आएंगे। मैरिको बोर्ड बैठक में डिविडेंड पर विचार करेगा और कैप्री ग्लोबल इसका राइट्स इशू खुलता हुआ दिखेगा कल के दिन से, और 10 मार्च तक इनका जो राइट्स इशू है 475 के प्राइस पर खुला रहेगा, तो यहाँ पर फोकस रखना है। और पटेल इंजीनियरिंग इसका राइट्स इशू बंद हो जाएगा कल के दिन में, 14 तारीख को ये खुला था। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से फरवरी महीने का यूरोप का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है उस पर भी आपको नजर रखनी है। एंड मंगलवार के दिन में जो हमारा तीसरी तिमाही का जीडीपी आंकड़ा है वो आपके सामने आएगा, और साथ ही MSCI इंडेक्स फरवरी का जो रिव्यू है वहाँ पर कुछ बदलाव उसकी यानी कि 28 तारीख की क्लोजिंग से होते हुए दिखेंगे, जिसके अंतर्गत वेटेज कट होगा HCL टेक, GSPL, श्रीराम फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइजेस और ACC में, जबकि वेटेज इंक्रीज होगा रिलायंस, HDFC लिमिटेड, ICICI बैंक, इन्फोसिस और साथ साथ TCS में। तो ये सारे इवेंट्स हैं जिस पर आपको फोकस रखना है अगले 3-4 दिनों के लिए। ओके, इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं, उस पर रखेंगे फोकस। आइए अरमान से जानते हैं आज के खबरों वाले शेयर्स भी। गुड आफ्टरनून अरमान, बताइए। जी, सबसे पहले तो जी एंटरटेनमेंट, जहां पर अगर आप देखेंगे NCLT से इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू करने पर रोक लगी, तो वहां पर दिखेंगे, वहां से वहां पर एक राहत आती हुई दिखी है। स्टेट फार्मा, यहाँ पर इनके बेंगलुरु प्लांट को US FDA से EIR मिला है, इस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है वो मिला है, और 5 से 9 दिसंबर के बीच जो इस प्लांट की जांच की गई थी। ब्लू स्टार, इसमें प्रमोटर जो अशोक आडवाणी जी हैं, उन्होंने कहा है कि वो 100 करोड़ जो है वो देने वाले हैं एज अ ग्रांट, और इसका उपयोग 5 साल में R&D के तौर पर किया जाएगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज और गोदरेज इंडस्ट्रीज पर भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गोदरेज और बेस की याचिका जो है वो खारिज कर दी है। इसके चलते ये जो मामला है वो बुलेट ट्रेन मामला है, और उसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि ज़्यादा मुआवजे के लिए उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट जाने को कहा है। जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी वहाँ पर भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर है, जिसमें आप देखेंगे कि बजट सत्र में बजट ऐलान में कोई भी जो अब बजट ऐलान जो हो चुके हैं उसमें कोई भी बड़े बदलाव अब नहीं होने वाले हैं। 5 लाख के ऊपर की जो प्रीमियम पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं होगा। उसी के साथ साथ वित्त मंत्री की ओर से एंजल टैक्स पर भी सफाई आ सकती है। और 2 ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें जोमेटो 18 लाख शेयर्स और पावर ग्रिड 30 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये हैं ढेर सारी खबरें जिन पर रहेगा आज आपके लिए भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार हरा भरा सदाबहार पैनल हमारे साथ है। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी हैं तैयार ऊपर की विंडो में, और नीचे की विंडो में वागले साहब आ चुके हैं जैन साहब के साथ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे वरिष्ठतम सदस्य वागले साहब के साथ, और आमतौर पर वागले साहब को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, और क्लोजिंग वाले शो में वो पूरी कोशिश करते हैं कि पहला बिगुल उन्हीं के नाम का रहे।
कभी कभार ना हो पाए तो कोई बात नहीं, वी गिव बेनिफिट ऑफ डाउट। बिगुल वागले का वंडर। जी वागले साहब फरमाएं। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी पहले तो हरा भरा का मतलब आप समझाइए, मुझे तो कोई हरा दिख नहीं रहा है पैनल पे जो। बात तो सही है आपकी, सब तरफ भरा भरा ही है, दिल भरा है, गला भरा है, आंखें भरी है, हरा तो कहीं नहीं है। वागले साहब आई स्टैंड करेक्टेड। थैंक यू वेरी मच। इसीलिए देखिए बड़े लोगों की जरूरत इसीलिए होती है कि जहाँ भी हम कहीं कुछ गलत बोल दें, गलत करें तो सुधार सकें। तो वागले साहब ने एकदम सही सुधारा है। जी सर। आपका ये बड़प्पन है कि आप एक्सेप्ट करते हैं अपनी मिस्टेक, तो आपको मैंने माफ कर दिया बड़े दिल से। थैंक यू सर, बिल्कुल। जी। और कहने के लिए तो अच्छा नहीं लग रहा है, बट मेरा व्यू आपके साथ मैच नहीं हो रहा है। मुझे निफ्टी सपोर्ट लेते हुए नहीं दिख रहा है और मेरे रडार पर एक सेल कॉल है, तो बेचना है हमको हिंडाल को। 425 का मल्टीपल 10-12 दिन का बॉटम इसने तोड़ा है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेली चार्ट्स में बना है, तो कम से कम 400 तक ये मुझे अगले 2 से 3 दिनों में दिखता है। मेरा ये इनफैक्ट अगर मॉर्निंग में मैं मतलब मंडे मॉर्निंग को ये मेरा स्टॉक ऑफ द डे भी होगा, लेकिन बेचने के साइड पे होगा। आपका 425 के ऊपर का स्टॉप लॉस होना चाहिए, एक 6-7 रुपए की रिस्क है। 400 का पहला टारगेट, और पोजीशनल व्यू लेते हैं तो इवन ये 380-385 तक भी नीचे जा सकता है। बिल्कुल। तो हिंडाल्को में बिकवाली करने की राय, 400 का टारगेट 425। वैसे व्यू मेरा तेजी का नहीं है वागले साहब, मेरा भी व्यू कोशिश है, खाली ये आखिरी उम्मीद के तौर पर मैं 17,350 और 39,400 को लेके बैठा हूँ। बाकी ऐसा तेजी का व्यू नहीं है कि ऊपर में तो बिकवाली शॉर्ट्स होने ही होने, जो होते हुए दिख भी रहे आपको। 17,450 यही कल का लो था जहां पर आप हैं अभी इस वक्त और ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। एक ही ठीक है रात की बात है कि बैंक निफ्टी उतना खराब नहीं दिख रहा जितना रोज दिख रहा था, या फिर जितना आज फिर से निफ्टी आपको कमजोर नजर आ रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे, और कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है। और आज फिर से दीप ने शुरुआत सुबह गेल के साथ की थी। दीप, बंसल जी का गेल कमाल करता दिख रहा है। 2 दिन में 10 रुपए। कल भी बढ़ गया, आज भी बढ़ गया। बंसल जी, आपकी उम्मीदों के मुताबिक क्या कुछ ज्यादा ही भाग गया ये? अनिल जी ज्यादा नहीं भागा, मुझे तो ऐसा लग रहा है मतलब कि 2-3 शेयर अनिल जी अगर ऐसे ही भाग जाएं तो आप और दीप, तो अनिल जी मुझे ऐसी फीलिंग करा रहे हो जैसे आप बोल रहे हैं कि आप बंसल जी का गेल, तो मुझे लग रहा है कि गेल का मैं मालिक हूं, तो 2-3 शेयर अनिल जी भाग तो एक सुपर बिलियनर वाली फीलिंग आ जाएगी, और तब मैं भी अनिल जी यूबीएल की पेरेंट कंपनी में स्टेक बैक ले लूंगा अनिल जी। अरे वाह। अच्छा, फीलिंग तो अच्छी है, अच्छी फीलिंग रखने में क्या हर्ज है। कुणाल जी इस तरह की फीलिंग पे आपको राय देना चाहते हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बंसल जी की फीलिंग को कम करने के लिए बता दूं कि अनिल जी मैं 50% का पार्टनर हूं, और दूसरी बात अनिल जी ये बता दूं कि देखिए कल भी बंसल जी ने बीएल की चर्चा की थी। हाँ। कल मुश्किल से 1% चला था अनिल जी। हाँ। और आज मैंने और राकेश जी ने चार्ट कॉर्नर में इस पर बात की, तो अनिल जी नतीजा देखिए आप। ये 2 लोग धक्का देंगे तो अनिल जी बड़ी तेजी से अनिल जी गाड़ी आगे जाएगी। 100%, कोई डाउट ही नहीं है। ये बात बिल्कुल सही। मैं कुणाल जी आपकी बात से अक्षरशः 100% सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। आइए बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। जी सर बताएं। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, एक बिकवाली का काउंटर है और ये स्टॉक भी एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट तोड़ने की कगार पर है। स्टॉक है रेन इंडस्ट्रीज। इसके फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलनी है 157-157.20 के आसपास। 160 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक 150 रुपए और 148 रुपए के टारगेट्स आपको मंडे तक दिखाने का पोटेंशियल रखता है। 2 बार पहले भी स्टॉक ने इन्हीं लेवल से लगभग सपोर्ट लेते हुए नजर आई थी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अब की बार ये सपोर्ट टूटते हुए नजर आएगी और स्टॉक 150 रुपए के नीचे भी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो रेन इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलने की सलाह है। ओके, रेन इंडस्ट्रीज पर करें बिकवाली। आई थिंक कल इसके नतीजे भी आने वाले हैं, तो उस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। शॉर्ट कॉल आ रहा है हिमांशु जी की तरफ से। आइए सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु, सेल कॉल ही मेरे रडार पे आया है
स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 219 रुपया 10 पैसा। स्टॉक का नाम है HPCL हिंद पेट्रो। HPCL के अंदर ब्रेकडाउन है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिला है, नेकलाइन ब्रेक हो चुकी है। स्टॉक के अंदर यहां से एक अच्छी गिरावट अब देखने को मिलनी चाहिए, और वैसे भी स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर ही है। जब जब इसमें बाउंस आता है तो मेरी तरफ से सेल कॉल आता है, तो ये स्टॉक अब यहां से नीचे के लेवल दिखाने को तैयार है। यहाँ पे CMP पे बिकवाली करें 224 रुपए का इसके अंदर ऊपर में SL लगाए फ्यूचर्स के हिसाब से। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 214 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 210 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा 2 से 4 दिनों के अंदर। HPCL के अंदर यहाँ पे CMP पे बिकवाली करें 224 के स्टॉप लॉस से 214 और 210 के टारगेट्स के लिए। ओके, HPCL यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। कल BPCL भी किसी ने बोला था बेचने को, HPCL BPCL दोनों जगह बिकवाली की राय आती दिख रही है। तो यहाँ पर HPCL में बेचने की राय है 224 का होगा आपका स्टॉप लॉस का लेवल, और 214 210 के टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। तो एक के बाद एक स्टॉक होते जा रहे हैं कमज़ोर, और कमज़ोरी रुकने थमने का नाम नहीं ले रही है, ये साफ आपको नज़र आएगा। हे भगवान। ओके, 75 पॉइंट नीचे अब निफ्टी है, दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास। बैंक निफ्टी भी 39,850 के आसपास 150 अंक नीचे है, और ऊपर से देखेंगे तो बैंक निफ्टी लगभग 500 पॉइंट नीचे हो चुका है, और निफ्टी करीबन 150 पौने 200 पॉइंट ऊपर से गिरता हुआ। आइए बढ़ते आगे, कुछ बड़े और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट पर करते हैं फोकस। मार्केट रेगुलेटर सेबी अनरजिस्टर्ड और सोशल मीडिया पर स्टॉक टिप्स देने वालों के खिलाफ रेगुलेशन लाने की तैयारी में है। इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हमारी संवाददाता एकता सूरी। एकता, बताइए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, और सेबी क्या किस तरह का एक्शन ले सकती है सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जो सेबी से रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं है, उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन हो सकता है? जी बिल्कुल अनिल जी, सूत्रों के हवाले से हम बात करें तो जो अनरजिस्टर्ड हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, और सोशल मीडिया पर आए दिन अनसॉलिसिटेड एडवाइस देते हैं, जिससे कि इन्वेस्टर्स का लाखों करोड़ों रुपए डूब गए हैं। उन पर अब सेबी की नज़र है, और सेबी एक कंसल्टेशन पेपर की तैयारी कर रहा है, जिससे कि ऐसे जो सोशल मीडिया एडवाइजर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, उन पर नकेल कसी जाए। इसके लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी एडवाइस मांगी गई है, और एक तरह से इन्वेस्टर्स जो है उनसे भी एडवाइस मांगी गई है, और जल्द ही जल्द ये कंसल्टेशन पेपर जो है डूज एंड डोंट्स के साथ रिलीज होगा। क्योंकि सेबी का मानना है कि बहुत से ऐसे अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं जो फायदा उठा रहे हैं सोशल मीडिया का, जो अपने ब्लू टिक का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि क्यों वो ये टिप दे रहे हैं, क्या उन्होंने किसी कंपनी से पैसे लिए हैं, क्या वो ब्रांड एंडोर्स कर रहे हैं, ये वो कभी नहीं बताते। अपना उनका फायदा होता है कहीं ना कहीं, और उसी फायदे के चक्कर में वो इन्वेस्टर्स को गलत एडवाइस देते हैं, सेबी रजिस्टर्ड नहीं होते। और जो लॉ है वो यही कहता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं तो आपको सेबी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इसलिए सेबी की जो सख्त नजर है ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर, जिनकी एक एडवाइस से, जिनकी एक टिप से, जिसमें उनका अपना फायदा छुपा होता है, उससे जो इन्वेस्टर्स है उनका लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। और यहाँ पर जी मीडिया आए दिन ऐसे जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं उनको लेकर हमारे दर्शकों को हम आए दिन बताते रहते हैं कि ऐसे लोगों के चंगुल में ना फंसे। और अब सेबी भी एक कंसल्टेशन पेपर लेकर आ रहा है, तो जो कि जी मीडिया की खबर पर एक तरह से मुहिम है अनिल जी, खबर पर ठप्पा है अनिल जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा जो अनसोलिसिटेड एडवाइस दी जाती है उस पर सेबी की नज़र है। ब्रजेश भी इस मामले पर पूरी नज़र रखते हैं। ब्रजेश, काफ़ी कुछ एक्शन होने की तैयारी में सेबी की तरफ से? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो अनरजिस्टर्ड एडवाइजर हैं वो कहते हैं ना कि छाती ठोंक कर कहते हैं हम अनरजिस्टर्ड हैं। अच्छा, अब आप अनरजिस्टर्ड हैं तो सेबी आपको पकड़े कैसे, आपको खोजे कैसे? अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपका पैन और बाकी डिटेल तो सेबी के पास है या एक्सचेंजेस के पास है या कहीं ना कहीं सिस्टम में है। जो अनरजिस्टर्ड हैं उनके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं? करेक्ट। कैसे करे रेगुलेटर? अगर रेगुलेटर जाता है, मान लीजिए सपोज मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के पास जाता है, कहता है इनका ये यूट्यूब चैनल बंद कर दीजिए, तो वो कहते हैं कोर्ट का ऑर्डर लाइए, आप प्रूव कीजिए इन्होंने क्या वायलेशन किया है। वो कहते हैं मैं तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, मैं कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ, आप जो करना है आप क्या कर लेंगे हमारे अगेंस्ट में? मैंने इन्वेस्टर से तो पैसे लिए नहीं, मेरे और इन्वेस्टर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और मामला वहां पे फंस जाता है। तो अब रेगुलेशन जो आएंगे अब जो रेगुलेशन की बात हो रही है वहां पर इन सारी चिंताओं को कवर करने की कोशिश होगी, और उसके बाद जो है ये इस तरह की चीज़ों को रोकने की
का कदम आगे बढ़ेगा। मतलब जो रजिस्टर्ड है उनको तो आप रेगुलेट कर सकते हो, जो अनरजिस्टर्ड है उनका क्या? और वो कहते भी कि हम अनरजिस्टर्ड है। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं ना वो कि पैन कार्ड लोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ेगा। हाँ, वैसा है कि भाई जिसने पैन कार्ड ही नहीं लिया उसका पता कैसे लगाओ। बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं, मुश्किल जरूर है। जो रूल्स फॉलो जैन साहब, ये जो मामला गर्म पकड़ता दिख रहा है, काफी ऐसे लोग हैं जो अनरजिस्टर्ड होने के बावजूद एडवाइस जो करते हैं, उन पर सेबी की तरफ से एक्शन आने की बात भी हो रही है, कंसल्टेशन पेपर भी आ सकता है। कैसे देखते हैं आप सर? नहीं, देखिए, सेबी ये चीज तो माननी पड़ेगी कि रेगुलेटर्स काफी चिंतित है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और काफी एक्शन वैसे ही लिया है। हम लोग देख ही रहे हैं ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, और इस बार देखिए इतना बड़ा एपिसोड हुआ अडानी का, और फिर भी देखिए ओवरऑल ऐसे रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, सिस्टम्स में इतना रोबस्टनेस आ गया है। तो देखिए ये रेगुलेशंस तो आएंगे, और बात सही भी है क्योंकि कुछ लोग एक्चुअली में सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं और अपनी बैलेंस शीट्स दिखाते हैं, ऑप्शंस में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और प्लस चैनल्स को सब्सक्राइब कराते हैं। तो ये सब तो हो रहा है, बट मेरी राय यही है कि जो निवेशक है वो अपने हिसाब से सूझबूझ के साथ ही काम करे। वो लोग डिस्क्लेमर्स भी देते हैं, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाली चीज भी है, यस, और कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, वो लोग वैसे ही दे रहे हैं, बट फिर भी देखना होगा कि किस तरीके से इन सब चीजों को एक कॉम्प्रिहेंसिवनेस के साथ कैसे लाया जाए, ये इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी चीज जो मेरे को लगी रेगुलेटर्स की, उनको प्रॉब्लम है कि कोई कमिट करता है कि ये गारंटीड होगा, ये चलना ही है और इस पे पैसा लगा दीजिए, इतना रिटर्न आता है। मैं जो अभी हम लोग चेयरमैन को भी सुन रहे थे एक बार चैनल पे, अपनी चैनल पे सुन रहे थे, गारंटीड रिटर्न से प्रॉब्लम है, फ्रंट रनिंग से प्रॉब्लम है। तो इन 2-3 चीजों को कंट्रोल में करते हुए कुछ ना कुछ होगा। इन चीजों का जो ध्यान रखेंगे उनको उतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी दिक्कत आएगी कि आप ये सारी चीजें अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट फिगर्स और जो बहुत ज्यादा जो डिस्क्लोज करते हैं और बढ़ चढ़ के कमिटमेंट्स करते हैं, वहां पे इश्यूज आएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए पूरी तरह से सेबी के एक्शन की तैयारी इन पर। एक और इंटरेस्टिंग खबर और है जिसके लिए हम ब्रजेश के पास पहुंचेंगे वापस से, वो भी ब्रोकर्स के और इन्वेस्टर्स के काम की है। लेकिन उससे पहले आइए एक बिगुल हिमांशु जी के लिए। हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी। जी सर। अनिल जी, एक और सेलिंग का स्टॉक है रडार पर आया है और बैंक्स में थोड़ी वीकनेस है। तो कैनरा बैंक का फ्यूचर्स जो कि लगभग 272 के आसपास अभी ट्रेड करता है, इसको करंट लेवल्स पर बेचेंगे। अगर थोड़ा कोई बाउंस मिलता है 273 तक तो वहां पर पोजीशन को फर्दर ऐड किया जा सकता है। 277 277 का स्टॉप लॉस लगाना है। और मुझे लगता है अनिल जी ये स्टॉक 260 258 रुपए तक के टारगेट्स मंडे तक दिखाने का पोटेंशियल रखता है। एक वीक कैंडिडेट है और 260 के आसपास जाकर ही मुझे लगता है कि जो इसमें करेक्शन स्टार्ट हुई है हायर लेवल से वहां पर खत्म होगी। तो कैनरा बैंक के फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलने की सलाह। ओके, तो ये है आपके लिए राय कैनरा बैंक के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की। एक के बाद एक बिकवाली के सौदे आपके सामने आते हैं। 150 पॉइंट बैंक निफ्टी भी नीचे आ गया 39,850 के आसपास, लेकिन निफ्टी ये भी 17,425 के बेहद करीब है। आइए, डाउ फ्यूचर्स थोड़ा फिसले सर, 66 एग्जैक्टली 66। आज भी दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। डाउ और नैस्डैक फ्यूचर दिखाइए कितना भाईचारा है दोनों में। एग्जैक्टली सेम लेवल। ऐसा भाईचारा कहीं मिलेगा नहीं। आप 68 दोनों साथ है। अभी थोड़े से 3-4 पॉइंट ऊपर नीचे के लिए, अदरवाइज बिल्कुल बराबर चले। 2 पॉइंट 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे का फर्क रहता है। तो ये है डाउ और नैस्डैक का बढ़ने और घटने में भाईचारा। सर ऊपर जाते तो हम रिएक्ट नहीं करते, जैसे ही 5 पॉइंट नीचे आते हम 15 पॉइंट नीचे आते। हमारी मर्जी हमारा मूड खराब है, हमारे में ताकत कम है, हमारा मतलब हाल बुरा है, इसलिए हम गिरते वक्त ही रिएक्ट करेंगे। ये हमने डिसाइड किया है। क्या कर सकते हैं, यही हाल है मार्केट का। मार्केट यही सोच के बैठा है कि बढ़ने में कम बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, या थोड़ी देर ही बढ़ना है, घटने में हम पूरा साथ देंगे। बिल्कुल ऐसे ही हाल। एक टाइम था दीप जब तेजी के मार्केट में जिस दिन नीचे खुल जाए, जहाँ खुले वहीं ले लो, वो भी तो होता था ना। वो भी टाइम पहले डिप पे मूव होता था, वंस अपॉन अ टाइम किसी भी लेवल पर आप पैसा बनाते। हमने ऐसी बहुत सारी कमेंट्री पहले भी की है। लेकिन ठीक है, हर एक का टाइम होता है। कभी हर उछाल में बिकवाली का टाइम होता है, कभी हर गिरावट में खरीदारी का। यही मार्केट है, यही मार्केट की खूबी और खासियत है। कभी ऊपर कभी नीचे। एटलीस्ट उस समय कुछ होता तो रहता था बात करने का भी, अब तो कुछ भी नहीं। देखो काफ़ी लोग हमें कहते थे कि आप लोग बड़े हो, पॉजिटिव रहते हो, हर वक्त तेजी के मूड में रहते हो। पहली चीज़ तो ये गलत फहमी निकाल दी कि हर वक्त तेजी के, हर रोज आपको स्ट्रेटजी दोनों वाली मिलती है, किस लेवल पे बेचना है, किस लेवल पे बिल्कुल। दूसरी चीज ये कि आमतौर पर 99% लोग मार्केट में, 99 मत मानो, चलो ज्यादा बोल दिया, ठीक है,
95% लोग मार्केट में तेजी करके पैसा बनाते हैं, बिल्कुल मंदी करके बनाने वाले कम है। बहुत स्किल ट्रेडर होते हैं, वही बना पाते हैं। तो आम इन्वेस्टर या ट्रेडर तेजी में पैसा बनाता है, और हम चाहते हैं पैसा सब बनाए, ठीक है। जो स्किल ट्रेडर है, जो शॉर्ट कराएगा तो वो तो कभी भी कर लेगा, बना लेगा। जो नहीं जानता उसके लिए बनाना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए आमतौर पर कि तेजी होती तो सबका मूड ज़्यादा अच्छा होता है, सिंपल चीज़। दूसरी चीज़ है कि इन्वेस्टर बाय नेचर इटसेल्फ ही हैज़ टू बी पॉजिटिव थिंकर। अगर मैं कल को लेकर उत्साहित नहीं हूँ, अगले महीने को, अगले साल को लेकर, जिंदगी के 5-10 साल आगे को लेकर, तो फिर मैं पैसा बचा ही क्यों रहा हूँ, इन्वेस्ट ही क्यों कर रहा हूँ, रिटर्न की उम्मीद ही क्यों कर रहा हूँ। बिल्कुल। अगर मुझे लगता कि रशिया यूक्रेन के बाद चौथा विश्व युद्ध हो जाएगा और सब मरमरा जाएंगे, तो फिर पैसा बचाना ही क्यों, निवेश ही करो, मतलब खा पी के खर्च करो। एग्जैक्टली। सो इसके लिए कि जब कोई आदमी निवेश करता तो वो बाई नेचर कहीं की फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव है, अच्छा मान रहा है, इसलिए कर रहा है। इसलिए हम जनरली, ये आपको लगता है कि भाई तेजी होती तो क्यों अच्छा लगता है, उसके अलावा और कोई मूड नहीं, अदरवाइज कोई रीजन नहीं होता है। एनीवे, चलिए बढ़ते आगे। ब्रोकर्स के पास क्लाइंट का ऐसा पैसा जो किसी इस्तेमाल में ना आ सका हो, वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन को जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आप क्लाइंट हैं, आप अपने ब्रोकर को पैसा देते हैं शेयर खरीदने के लिए या मार्जिन के लिए। कई बार आपने दे तो दिया मार्जिन, ट्रेड नहीं कर रहे हैं। कई बार आपने दे तो दिया पैसा कि मैं शेयर खरीदूंगा, नहीं कर रहे। ये पैसा कहाँ होता है? ब्रोकर के पास पड़ा रहता है। अब ये पैसा जाएगा क्लियरिंग कॉरपोरेशन को, लेकिन ब्रोकर्स को चिंता ये है कि इससे उनकी ब्याज से होने वाली आय और आमदनी पर पड़ेगा असर, क्योंकि जब तक पैसा वो एक्सचेंज को नहीं दे रहे हैं तब तक ब्रोकर के पास है और ब्रोकर उस पर ब्याज कमाते हैं। अब इसका भी रास्ता निकाला जा रहा है, और क्या रास्ता हो सकता है और किस तरह से ब्रोकर्स को कॉम्पनसेट किया जा सकता है, इस पर ढेर सारी चर्चाएं चल रही है। ब्रजेश हमारे साथ हैं पूरी स्टोरी लेकर। ब्रजेश, ये तो बड़ा मूव होने की तैयारी, इससे पहले क्या सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करके उन्हें सेम पेज पे लाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल। अभी जो डिस्कशन पेपर आया था 3 फरवरी को सेबी का, उसमें ये कहा गया था कि ब्रोकर्स के पास कुछ भी पैसा एंड ऑफ द डे क्लाइंट का बचना नहीं चाहिए, वापस क्लियरिंग कॉरपोरेशन को जाए। एक ये बात हुई थी। दूसरी बात, अक्टूबर 7 से वो जो रनिंग अकाउंट सेटलमेंट का नियम लाया गया था कि हर 30 दिन पर या हर 90 दिन पर क्लाइंट के साथ जैसा भी एग्रीमेंट हो, आप पैसे क्लाइंट को पूरा का पूरा फुल सेटलमेंट कर दें, 0 to 0 रहे मामला। तो ये बात हुई। मंशा यही है कि ब्रोकर के पास कोई ज़्यादा पैसा बचने नहीं पाए क्लाइंट का, और इस तरह से दुरुपयोग को रोका जाए। लेकिन ब्रोकर्स की चिंता ये थी, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जिनका 15 से 30% तक कमाई जो है उनकी टोटल इनकम का, वो फ्लोट से आता था। फ्लोट यानी वो रकम ब्रोकर का जो ब्रोकर के पास पड़ा है क्लाइंट का, जो अनयूटिलाइज्ड है। क्लाइंट कई बार अपने कंफर्ट के लिए छोड़ देता है और कई बार वो समझ नहीं पाता चीज़ों को, इसलिए ब्रोकर के पास पड़े रह जाते हैं। तो वो जो पैसा है, वो मंशा ये है कि वो पैसा अब ना रहे ब्रोकर के पास और क्लियरिंग के पास जाए। तो ब्रोकर की घाटे की जो चिंता थी, इसको लेकर काफ़ी चर्चा चल रही थी। अब बात ये निकल कर आ रही है कि जो सबसे बड़ा क्लियरिंग है, एनएससी क्लियरिंग, वो और ब्रोकर्स, उनके बीच में बातचीत चल रही है कि इस फ्लोट की रकम पर उनको कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। अब ये कितना होना चाहिए, इसके लिए भी आकलन ये किया जा रहा है कि लिक्विडिटी की ज़रूरत डेली बेसिस पर क्लियरिंग कॉरपोरेशन को कितने की पड़ेगी। उस लिक्विडिटी की ज़रूरत के आधार पर ये देखा जाएगा कि कितना पैसा बचेगा, और जो पैसा बचेगा उसकी आगे जाकर कितनी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन सारी चीज़ों का आकलन चल रहा है। आमतौर पर अगर आप देखें तो जो इंडस्ट्री के लोग दावा कर रहे हैं कि ये टोटल फ्लोट अक्रॉस सेगमेंट करीब 1 लाख करोड़ का हो सकता है। 1 लाख करोड़ का फ्लोट हो सकता है, 1 लाख करोड़, जिसमें जो चूंकि क्लियरिंग और एक्सचेंज दोनों का साइज वॉल्यूम का बड़ा है, तो बड़ी रकम वहां पर शिफ्ट होगी। अब 1 लाख करोड़ का अगर अमाउंट होगा तो आप समझ लीजिए कि एक तरह से वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन को अपने लिए अलग एक ट्रेजरी मैनेजमेंट की टीम बैठानी पड़ सकती है, मतलब बड़ा हिस्सा 1 लाख करोड़ का। तो अब ये रास्ता देखा जा रहा है कि जो लिक्विडिटी की ज़रूरत है उसके हिसाब से कम 50% तो आपको लिक्विड में रखना पड़ेगा। अब वो 50% लिक्विड में रखने के लिए आपको एफडी में रखना है या आपको लिक्विड फंड में रखना है, ये चीज़ें तय की जा रही हैं। तो और इसी इन्वेस्टमेंट का जो माध्यम होगा, यानी लिक्विड फंड में जा रहा है या एफडी में जा रहा है, इन्हीं माध्यमों से जो रिटर्न निकलेगा उसमें खर्चे वगैरह निकाल करके फिर यह तय होगा कि कितना पैसा ब्रोकर्स को उनके फ्लोट पर बतौर रिटर्न दिया जाए। अभी जो इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, यानी जो बीएसई का क्लियरिंग कॉरपोरेशन है,
वो 2.7% देता है वीकली मिनिमम बैलेंस पर की रकम पर। लगभग यही रकम जो है SBI का जो सेविंग अकाउंट है वहाँ पर लोगों को मिलता है। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लिक्विड फंड का रेट होगा या जो FD के रेट होंगे एक सर्टेन पीरियड वाले, तो उनके आसपास कहीं खर्चे वगैरह निकालकर ये अमाउंट जो है वो ब्रोकर्स को मिलेगा। तो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो सकता है कि ब्रोकर्स को अभी तक ये सारे जो पैसे पड़े हैं क्लाइंट के उनके पास, उस पर ब्याज की कमाई हो जाती थी। अगर अब सीधे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को पैसा जाना शुरू हो जाएंगे तो रहेंगे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास कुल मिलाकर अमाउंट है 1 लाख करोड़ का, उसमें से 60-70 हज़ार करोड़ सपोज पेन में भी जाने हो तो भी 20-30 हज़ार करोड़ तो एक्स्ट्रा पड़े ही रहते होंगे। बिल्कुल, आराम से। बिल्कुल। तो उस पर ब्याज की कमाई कैसे ब्रोकर को मिल पाए, देंगे? आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं, ये चर्चा हो रही है और एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, हालांकि साइज बहुत छोटा है, वो दे रहा है पहले ही 2.7% दे रहा है। अच्छा। लगभग SBI के सेविंग बैंक अकाउंट का जो ब्याज है वो मिल रहा है। अच्छा। और दूसरी बात ये भी कहीं ना कहीं है ही कि अगर किसी का नुकसान हो रहा है, चूंकि इकोसिस्टम में तो सारे लोग मिलकर काम करेंगे तो ही भला है। तो अब तो इसीलिए ये चर्चा चल रही है कि कुछ तो वहां से पैसे मिलने चाहिए। तो ये इसी बात पर डिपेंड करेगा कि लिक्विडिटी की ज़रूरत कितनी पड़ती है डेली बेसिस पे, कितना पैसा सरप्लस बचेगा जो इन्वेस्टमेंट में जाएगा, और उस इन्वेस्टमेंट से कितनी कमाई आएगी, उसी के आधार पर तय होगा कि कितना देना चाहिए। अब बात यह है कि ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सेबी का जो बेसिक अजम्पशन है इस पर कि आप देखें, अगर आप बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं, बैंक में लोगों के पैसे जमा होते हैं, बहुत ही हाईली रेगुलेटेड है। NBFC अगर आप डिपॉजिट लेता है, बहुत ही हाईली रेगुलेटेड है। तो अगर किसी और के पास फाइनेंशियल सिस्टम में पैसा जा रहा है लोगों का, तो वो इतना लूज नहीं होना चाहिए कि मिसयूज की गुंजाइश है। ओके, तो ये है आपके सारे के सारे कारण। जैन साहब पूरे इस तरह के पेन पे आउट सेटलमेंट और मार्जिन बंडिंग वाले सारे मामलों पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। जैन साहब ये ऑलराउंडर है, वो रूल्स रेगुलेशन से लेके पेन पे आउट सेटलमेंट से लेके रिस्क मैनेजमेंट से लेके रिसर्च, क्या क्या नहीं करते। जैन साहब ये सब करते कब है आप? जी, इसके लिए जो शाम को 3:30 से 5:30 रेगुलेशंस और कंप्लायंस समझते हैं, 5:30 से 6:30 का जेम्स पे ध्यान देता हूँ, 3:30 तक मार्केट्स पे ध्यान देते हैं, जी बिजनेस पे बैठते हैं। तो शाम को करना पड़ता है, जनरली टीम के साथ बैठते हैं। एंड मोस्टली देखिए रूल्स एंड रेगुलेशन इस बार एक्चुअली में बहुत इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है, और कुछ हम लोग एसोसिएशन से एसोसिएटेड, हमारे जैसा सिपाही है, एनमी है, इन सब से हम लोग एसोसिएटेड रहते हैं, तो वहां पे अपडेशंस मिलते हैं। तो ओवरऑल देखिए ये जो फ्लोट इनकम की जो बात आ रही है, इस पे देखिए काफी दिनों से चर्चा चली रही है, असबा जैसा कुछ होने वाला है। ये एक क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं ब्रोकर्स का जो रोल है वो अब ऐसा होगा कि कुछ आने वाले दिनों में हो सकता है कि रिसर्च ओरिएंटेड और मार्केटिंग ओरिएंटेड और मार्केट डेवलपमेंट ओरिएंटेड रखना चाहते हैं रेगुलेटर्स और गवर्नमेंट। ठीक है, कुछ ऐसे इश्यूज भी हुए जिसको लेकर क्लाइंट्स मनी के साथ थोड़ा बहुत खिलवाड़ हुआ, एंड दैट्स थोड़ा बहुत नहीं ज्यादा ही हुआ हो, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉशियस है। बट अगेन सब लोग उसमें अब घूम रहे हैं, मैं तो यही बोलूंगा। अब दूसरी बात यह है, जो 50% वाला जो क्लॉज अभी आया है, उससे ऑलरेडी क्लाइंट्स एफडीज और लिक्विड इनकम में, लिक्विड फंड्स में रखते हैं पैसा, और काफी क्लाइंट्स बहुत ज्यादा ऑलरेडी होशियार होते हैं, वो लोग अपना इंटरेस्ट की बात करते हैं और जनरली 10% 5% ही अपना M2 मैनेजमेंट के लिए फंड्स को फ्री रखते हैं, बाकी मार्जिन में या उसमें रहता है लिक्विड फंड में। सो ओवरऑल जो पहले जिस लेवल पे एक फ्लोट इनकम होती थी उससे काफी कम हुआ, फिर क्वार्टरली सेटलमेंट वाली जो चीज आई है उससे ऑलरेडी काफी फंड्स निकल जाता सिस्टम से, और फिर वापस से लाने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि क्लाइंट्स जनरली मार्केट्स को देखकर फंड्स लाते हैं। मार्केट्स खराब रहता तो फिर देखते हैं किस तरीके से होता है। बट ओवरऑल चीजें बहुत मतलब ओवरहॉल हो रहा है, मैं ये बोलूंगा पूरा सिस्टम में। देखते हैं हम लोग, इसलिए रेगुलेशंस और ये सब को पूरा इन प्लेस हो जाए, फिर उसके बाद नई स्ट्रेटेजी और वो करेंगे कि कैसे मार्केट्स में वापस से आना चाहिए। बाकी इस पे डिस्काउंट ब्रोकर्स जो ऑलरेडी कैश मार्केट को फ्री में करते हैं और इधर ऑर्डर बेस्ड जो ब्रोकरेज ले रहे थे, उन पे मुझे लगता है कि उनकी बैलेंस शीट पे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो लोग ट्रेजरी इनकम से ही बिजनेसेस को चलाते हैं। ट्रेडिशनल ब्रोकर्स को उतना इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा डेवलपमेंट जो होता दिख रहा है। इस पर जल्दी से आगे फैसले होंगे, हम इसको विस्तार से करेंगे कवर। आइए मुलाकात करते हैं सेठी साहब से, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है आपका, बताएं सर क्या है आज इरादा?
गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, 2 स्टॉक्स हैं जिसमें खरीदारी करनी है, एक कैश मार्केट का स्टॉक और एक आज F&O का स्टॉक है। अरे वाह, क्या बात है, बताएं सर। अनिल जी, पहले कैश मार्केट का स्टॉक का नाम है राइट्स, RITES, जो रेलवे सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनी है। अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 333 रुपए के आसपास। ये एक PSU स्टॉक है जो कि मेनली कंसल्टेंसी सर्विसेज और टर्नकी प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करती है रेलवेज के लिए। फिर इसके अलावा मेट्रो प्रोजेक्ट्स, फिर हाईवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और कई सारी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के लिए भी ये कंपनी काम करती है और 55 से ज्यादा देशों में इनके प्रोजेक्ट्स चलते हैं। फिर आपके क्लाइंट लिस्ट भी जबरदस्त है, रेलवेज तो है ही है, इसके अलावा IIMs है, फिर एम्स है, BPCL, टाटा स्टील, सेल, NTPC, इन सबको कैटर करती है। जबरदस्त फंडामेंटल्स है, ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी है, 5,000 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक है। फिर रेगुलर इंटरवल पे नए ऑर्डर मिलते रहते हैं। हाल ही में बेंगलोर मेट्रो से ऑर्डर मिला, IIT दिल्ली, अहमदाबाद मेट्रो। तो इस तरह की एक दमदार फंडामेंटल्स वाली, दमदार ऑर्डर बुक वाली, जिसमें सामने एग्जीक्यूशन, एक तो कैपेबिलिटी अच्छी है और मतलब अच्छा स्टॉक है। बाकी डिविडेंड यील्ड है अराउंड 5% का, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26%, एक ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी। FIs DIs भी 20% स्टेक ओन करते हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक को इस गिरे हुए बाजार में बिल्कुल खरीदना चाहिए, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 345 का, स्टॉप लॉस रखना है 328 का। 328 स्टॉप लॉस, 345 टारगेट। खरीदे राइट्स रेलवे की ये कंपनी जहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। और दूसरा स्टॉक, जैसा कि सेठी साहब ने आज अभी बताया भी आपको, कि वो है F&O का, वायदा कारोबार का। बड़े कम ही बार ऐसे मौके होते हैं जब सेठी साहब वायदा कारोबार के शेयर दे, तो बनाए सर, कौन सा है? हाँ बिल्कुल अनिल जी, स्टॉक भी सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। अनिल जी, स्टॉक का नाम है AB कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल। वेरी नाइस। इसके मार्च फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह, जो अभी 142, 42.5 के लेवल पे ट्रेड करता है। अनिल जी, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है जो कि एंटायर गैमट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, फिर NBFC, एसेट मैनेजमेंट, हाउसिंग फाइनेंस और जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस, सभी सेगमेंट में कैटर करती है। पैन इंडिया प्रेजेंस है, अराउंड 950 ब्रांचेस, 2 लाख से ज्यादा इनके चैनल पार्टनर्स है और इनके जबरदस्त AUM है। अगर सभी सेक्टर का अक्रॉस सेक्टर देखेंगे तो करीबन 3,35,000 करोड़ की AUM है। जो इनकी लेंडिंग बुक है वो क्लोज टू 60,000 करोड़ और जबरदस्त इनका नेटवर्क है। बहुत ही सस्ता स्टॉक है कंपेयर टू इट्स पीयर्स, अपने हाइट से भी अच्छा खासा करेक्ट हुआ स्टॉक है। दिसंबर तिमाही के नतीजे भी अच्छे थे। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इस स्टॉक को भी, जो अपने रिसेंट हाइट से करेक्ट हुआ है, 142-43 इस लेवल पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जैसे बाजार में थोड़े सेंटीमेंट सुधरेंगे तो ये स्टॉक 152 तक के लेवल्स बहुत ही शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। 139 का स्टॉप लॉस रखना है आपके लिए AB कैपिटल, जहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी। वायदा कारोबार से मार्च फ्यूचर्स में खरीदारी करें, यहां पर आपका टारगेट होगा 152, 139 का स्टॉप लॉस और 345 के टारगेट के लिए राइट्स पर करनी है खरीदारी। एक कैश और एक F&O पिक सीरीज साहब की तरफ से। शुक्रिया सर, कमजोर बाजार में भी जुड़कर कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज देने के लिए। आइए अनिल जी की भी 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी का हो गया वक्त। हल्की रिकवरी अनिल जी, डेज लो से 17,450 पर निफ्टी और 39,900 पर बैंक निफ्टी आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बट डेज लो पर है अमेरिकी फ्यूचर्स, 70 पॉइंट नीचे डाउ, 75 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहे हैं। यूरोप के बाजार में कोई परेशानी नहीं है, ठीक ठाक कारोबार है। कच्चा तेल 1% ऊपर है। रुपया आज एकदम फ्लैट है 5 पैसे पॉजिटिव खुलने के बाद। बताएं सर, क्या करना है इस बाजार में अब? दीप, थोड़ी सी 17,500 के नीचे आने के बाद समस्या तो बढ़ रही है, क्योंकि 17,500 के पुट पर 50 लाख शेयर हैं, 17,600 के पुट पर 55 लाख शेयर हैं। तो काफ़ी कुछ सीरीज के पहले ही दिन पुट सेलर्स, यानी कि जो तेजी की पोजीशन बनाकर बैठे हैं, ये थोड़े से रिस्क पर आते हुए दिख रहे हैं। अब बचे हुए समय के लिए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 17,500 का। और क्यों है? 17,500 के कॉल्स पर 84 लाख शेयर है, 84 लाख। तो 17,500 के ऊपर टिकना जरूरी है, बंद होना जरूरी है आज। अगर उसके ऊपर बंद नहीं हुआ, और पहली रिस्क आज दिख रही है 17,500 के नीचे बंद होने की। 2 दिन से तो आप होल्ड कर पा रहे हैं, लेकिन 17,500 पर अगर भारी भरकम कॉल राइटिंग है 85 लाख शेयरों की, तो 3 बजे के पहले 17,500 को ऊपर निकाल के टिकना जरूरी है। नहीं तो आप नई कमजोरी के लिए तैयार हो रहे हैं अगले हफ्ते के लिए। और फिर कोई बड़ी बात नहीं, अगले हफ्ते या आज ही आप 17,350 टूटता हुआ भी देख लें, जो आपका बजट के दिन का लो है और आखिरी सपोर्ट है इंट्राडे के हिसाब से। सो 17,500 ये एकमात्र सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको आपको ध्यान में रखना है।
3 बजे तक इसके पार निकल के टिकना है। नीचे की तरफ 17,350 का लेवल है इंट्राडे के लिहाज से, ये आपके लिए 2 लेवल। अगर 17,500 क्लोजिंग बेसिस पे आज होल्ड कर पाते हैं तो जितने कल खराब थे, परसों खराब थे, उतनी ही आज है, फ्रेश और एक्स्ट्रा नहीं हुए, इतना आप मान चल सकते हैं। किसी भी हालत में 17,600 अब पार नहीं होगा आज, तो कम से कम 1.25 करोड़ से ज़्यादा शेयर कॉल राइटर्स वहाँ बैठे, तो कॉल राइटिंग दबा के होके रखिए 17,500 पर भी, 17,600 पर भी। बैंक निफ्टी एक ही लेवल है काम का और कुछ भी नहीं, बाकी सब बेकार है। 40,000 इस सीरीज की शुरुआत भी हमने 40,000 के लेवल से की थी। पुट और कॉल दोनों में बराबरी का ओपन इंटरेस्ट और दोनों में हाईएस्ट। अभी भी दीप पुट और कॉल दोनों में बराबर ओपन इंटरेस्ट और दोनों में हाईएस्ट है 40,000 पर भी, यानी कि दोनों तरफ के लोग बड़े स्ट्रॉन्ग खड़े हैं। ऐसे लोग भी हैं जो 40,000 रुकेगा, इसके नीचे नहीं बंद होंगे, नहीं जाएंगे, नहीं टिकेंगे, ये मानने वाले 40,000 के पुट राइटर्स 45 लाख शेयर हैं, 20 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। वैसी ही विचारधारा रखने वाले 40,000 के कॉल राइटर्स भी हैं, 20 लाख शेयर हैं आज जुड़े, और 45 लाख शेयर ये भी है। एकदम परफेक्ट डिटो और एक ही लेवल पर, यानी कि 40,000 में एक और ब्रेक है। यहाँ पर भी वही बात है कि आपको 3 बजे तक 40,000 को पार करके टिकना है ऊपर। नीचे रहेंगे तो 39,900 के आसपास हल्की फुल्की सपोर्ट है, उसके बाद आप बड़े सपोर्ट रेंज में घुसते हैं जो कि 39,400 से 39,600 है। 40,000 के ऊपर टिक गए तो 40,125, 40,350 ये 2 लेवल है जहाँ तक जाने की कोशिश आप कर सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी आज निफ्टी के मुकाबले में थोड़ा सा कम कमज़ोर है, तो अगर रिकवरी आएगी तो बैंक निफ्टी से आने की संभावना है। ऐसा लग रहा है होल्ड करने की कोशिश बैंक निफ्टी 40,000 को कर लेगा क्लोजिंग बेसिस पे। निफ्टी का देखना है 17,500 को कर पाता है कि नहीं, ये है आपके लिए। ठीक है सर, तो चलिए ये है आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। इस समय 40,000 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है, 17,500, 550 निफ्टी के लिए। ओके, ये है आपके लिए बाजार पर राय, बट डेज लो के आसपास ही आप ट्रेड कर रहे हैं, कोई ऐसी सिग्निफिकेंट रिकवरी आ नहीं रही है। GNFC यहाँ पर रखिए नज़र, और इस पर आपको इन पर्टिकुलर नज़र रखनी है क्योंकि BASF जो दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल कंपनी है, उसकी एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अभी थोड़ी देर पहले अपलोड हुई है और उन्होंने कुछ कंसर्न्स रेज करे हैं क्योंकि ऑब्वियसली बढ़ती कॉस्ट है, रशिया यूक्रेन वॉर जिसका आज 1 साल हो गया है, उसका इम्पैक्ट इन्हें आते हुए दिख रहा है। तो स्टॉक में देखिए आपको ज़बरदस्त स्पाइक आ रहा है क्योंकि BASF अगर अपने प्रोडक्शन में कुछ भी कटौती करता है या फिर कुछ और बिजनेस में छेड़छाड़ करता है तो फिर उसका फायदा GNFC का होगा। TDI का सबसे बड़ा सप्लायर है BASF। एक बार GNFC पर राय ली जाए सुमित जी की, और फिर जैन साहब से भी राय लेंगे। सुमित जी, एक बार चार्ट देखें, बड़ा स्पाइक आ रहा है GNFC में। जस्ट अभी स्पाइक देखने को मिल रहा है दीपांशु GNFC के अंदर 550, 555 के ऊपर टूटता है, लेवल्स टूटता है, तब इसके अंदर और बाउंस बैक देखने को मिलेगा। जब तक ये लेवल टूटेंगे नहीं तब तक कोई बहुत बड़ा मूव देखने को लगता नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टॉक का ऊपर में 555 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो ये लेवल टूटने के बाद और एक नया मूव बनेगा। लेवल जब तक टूटेगा नहीं तब तक ये एक बाउंस बैक में ऐसे साइडवेज घूमेगा, और नीचे में जो सपोर्ट बना है वो 520, 525 के आसपास बना है। तो अभी तक कोई बड़ी तेजी के संकेत नहीं मिल रहे, पुल बैक और बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। जैन साहब, BASF अगर ये अपने प्रोडक्शन में कुछ भी कटौती करते हैं या फिर उतार चढ़ाव वहाँ पर होता है तो GNFC को फायदा हो भी सकता है। जर्मनी में BASF ने ये प्रेजेंटेशन अभी थोड़ी देर पहले डाली है, जरा आप भी राय दें सर अपनी GNFC पे। बिल्कुल, बहुत बड़ा प्लेयर है और जर्मनी की सबसे बड़ी केमिकल कंपनीज में से एक है और गजब का इनका प्रेजेंस है। बट ये न्यूज हमारे लिए, जैसे GNFC के लिए अभी देख रहे हैं प्राइस में जो रिएक्शन आया, GNFC और GSFC, ये मैं GSFC को काफी बार रेकमेंड भी किया हूं क्योंकि उसकी होल्डिंग कंपनी है और दोनों ही फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे। तो GNFC तो कमाल का अपने बुक वैल्यू के नीचे चल रहा है। फिर आप देखिए पी मल्टीपल, अगर आप देखो तो 5 के नीचे का पी मल्टीपल, अच्छा खासा डिविडेंड डील देते हैं, रिटर्न नंबर्स बहुत गजब है, 33% के लगभग, और डेट इक्विटी रेशियो देखें तो 0 डेट कंपनी। जस्ट दैट की FNO में ये स्टॉक है और 8,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो पोजीशंस के हिसाब से तेजी मंदी कई बार ऊपर नीचे होती है। मेरे हिसाब से GNFC में बिल्कुल होल्ड करना चाहिए और डाउनसाइड आए। वैसे सुमित जी ने बहुत सही कहा क्योंकि ये टेक्निकली वीक हो रखा है, अपने जो लेवल्स उन्होंने बताया उसके ऊपर जाता तो स्ट्रेंथ हो आएगी, बट फिर भी आज एक अच्छा बाउंस बैक दिया, हो सकता है रेजिस्टेंस फेस करे, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इट्स अ वेरी गुड बाय। नीचे आने पे और खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये स्टॉक में बहुत दम और आगे भी दिखाएगा ये दम। फंडामेंटली स्ट्रांग, एग्जीक्यूशंस अच्छे, बैलेंस शीट बहुत बढ़िया और बिजनेस मॉडल भी बढ़िया। तो मेरे हिसाब से GNFC और GSFC दोनों ही दे आर गुड बाइज एट दीज लेवल्स। GSFC, GNFC
दोनों पर रखिए नजर, यहाँ पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है और फिलहाल स्क्रीन पर भी रिएक्ट कर रहा है, स्पेशली जीएनएफसी। अब तो जीएसएफसी भी जैन साहब की बात करने के बाद रिएक्ट कर रहा है, बट दोनों स्टॉक्स में आपको बड़ी बड़ी मूव आती हुई इस समय दिख रही है। पूरे कमोडिटी कॉम्प्लेक्स में एक्चुअली कुछ इंटरेस्टिंग चीज हो रही है और एक इंटरेस्टिंग रिसर्च नेहा ने भी हमारे लिए तैयार करी है। आज अगर आप देखेंगे तो वैसे सारे मेटल्स में आपको गिरावट दिखेगी, कटौती हो रही है, बट ये ऑन ग्राउंड एक दो चीजें हैं जो रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि शायद मेटल्स का इतना बुरा वक्त लंबे समय तक नहीं चले। एक बार जरा समझते हैं हुआ क्या है। नेहा है हमारे साथ। नेहा, वैसे तो अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार मेटल्स में गिरावट हो रही है, डॉलर भी मजबूत हो रहा है। करेक्ट। तो फिर ये वक्त कैसे बदलेगा इनका? एग्जैक्टली हमने यहाँ पर देखा कुछ अपडेट्स निकल कर आए हैं बैंक्स की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी निकल कर आई हैं जो इस तरफ इशारा कर रही हैं। और इनफैक्ट दीपांशु, अगर आप देखेंगे भी कंटिन्यूसली हम अपने दर्शकों के सामने वीकली परफॉर्मेंस और मंथली परफॉर्मेंस रखते हैं अलग अलग कमोडिटी की। मेटल्स काफी हद तक फाइट आउट कर रही हैं। हम देखें डॉलर इंडेक्स भले ही 6 हफ्ते 7 हफ्ते की ऊंचाई पर है, प्रेशियस मेटल्स में एनर्जी की बहुत ज्यादा पिटाई हुई है हाल फिलहाल में, लेकिन मेटल्स ने कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड आउट किया। और कारण क्या है वो मैं बता देती हूँ। एक तो कॉमर्स बैंक रिसर्च की तरफ से ताजा अपडेट जो निकल कर आया है, उन्होंने साल के अंत तक जिंक में $3800 प्रति टन के स्तर छूने का आसार दिए, यानी कि मौजूदा लेवल से ऑलमोस्ट 25 से 26% के अपसाइड की वो बात कर रहे हैं। और क्लियरली उन्हें लगता है कि अभी माहौल है वो कमजोर डिमांड की तरफ इशारा कर रहा है। रेट हाइक का डर एक बार बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन टाइट सप्लाई और इवेंचुअली जब चीन की डिमांड यहाँ पर निकल के आती दिखेगी, जिसके हल्के हल्के संकेत अभी दिख रहे हैं, ये इवेंचुअली जिंक को ऊपर लेकर जाएगी। और सिर्फ जिंक ही नहीं, सिटी रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है और 3 महीने के लिहाज से एल्यूमिनियम में उन्हें दमदार तेजी दिख रही है। उन्होंने यहाँ पर टारगेट बढ़ा दिया। आपको बता दूं कि अभी जो मौजूदा प्राइस है एल्यूमिनियम वो $2400 के आसपास है, वो अगले 3 महीने में $3000 और उसके पार तक इसे जाता हुआ देख रहे हैं। और उन्हें भी लगता है रूसी मेटल को लेकर सैंक्शंस की खबरें लगातार आ रही हैं, चीन की सप्लाई की स्थिति टाइट है और डिमांड यहाँ पर धीरे धीरे करके इंडस्ट्रियल निकल रही है। तो खासतौर से इन दो मेटल्स में स्ट्रेंथ है। और एक अपडेट ILZSG यानी कि इंटरनेशनल लेड जिंक स्टडी ग्रुप की तरफ से आया है, जिन्होंने जिंक और लेड दोनों के मार्केट में डेफिसिट और अच्छे खासे डेफिसिट की बात की है। जिंक बाजार में तो महीने दर महीने 50% डेफिसिट बढ़ गया। लेड की बात करें, ये सरप्लस से डेफिसिट में आ गया है। और ग्लोबल कॉपर सप्लाई की स्थिति है उसमें कोई सुधार नहीं है। आप पेरू, इंडोनेशिया सबकी बात कर ले, यहाँ पर तो दिक्कतें चल रही हैं। अब पनामा में वहां पर जो कनाडा की सबसे बड़ी कॉपर माइन है फर्स्ट क्वांटम, और दुनिया की बड़ी कॉपर माइनर्स में आती हैं, उनकी सबसे बड़ी माइन का काम वहां पर रुक गया है। कुछ डिस्प्यूट हो गए हैं टैक्स और रॉयल्टी पेमेंट को लेकर, तो वहां पर भी काम यहाँ पर रुक गया है। और इसकी महत्ता आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस देश की जो जीडीपी है उसका 3.5% कंट्रीब्यूशन इस माइन से आता है, जो फर्स्ट क्वांटम की बड़ी माइन है। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक यहाँ पर कॉपर की सप्लाईज को लेकर भी चिंता बनी है। तो ये मोटे तौर पर वो फैक्टर्स हैं। और आयरन की कीमतें तो ऊपर बनी हुई हैं ही, चाइना के मार्केट में देख लें तो ये वो फैक्टर्स हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मेटल्स में भले ही अभी सुस्ती हो, थोड़ा साइडवेज फंस गए हों, लेकिन इवेंचुअली स्ट्रेंथ है। तो प्राइसेस जो अभी गिर रहे हैं वो जरूरी नहीं कि आगे भी बरकरार रहे। इनफैक्ट मार्केट में एक शॉर्टफॉल बन रहा है। देखते हैं क्या ट्रेंड मेटल्स होता है। आज तो खैर अक्रॉस द बोर्ड सबसे कमजोर कड़ी बाजार की मेटल स्टॉक्स ही हैं। बट शुक्रिया नेहा ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। एक बार स्पाइसजेट का चार्ट भी पुल अप कर लीजिए, क्योंकि इस स्टॉक में भी आपको जबरदस्त एक्शन आते हुए दिख रहा है, क्योंकि इसके आए हैं अभी नतीजे। तिमाही दर तिमाही आधार पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो आय 1954 करोड़ से बढ़कर 2316 2317 करोड़ की आपको आती हुई दिखी है। तो बड़ा उछाल दिखा है। मोर इंपॉर्टेंटली घाटे से मुनाफे में आई है एयरलाइन। सुमित जी चार्ट भी पुल अप कर लीजिए स्पाइसजेट की। 833 करोड़ के घाटे के मुकाबले 110 करोड़ का मुनाफा आपको स्पाइसजेट में आते हुए दिखा है। तो ये टर्न अराउंड है। आय में भी अच्छी बढ़त है, बट मोर इंपॉर्टेंटली बड़े घाटे के सामने आपने अच्छा खासा मुनाफा आते हुए देखा है। एबिटार बेसिस पर भी 387 करोड़ के लॉस के मुकाबले में आपने 591 करोड़ का एबिटार पॉजिटिव आते हुए देखा है। तो टर्न अराउंड एक तरह से आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस में दिख रहा है और स्टॉक भी आपको मूव करते हुए दिख रहा है इस समय। सुमित जी स्पाइसजेट एक बार जरा राय दें। दिवांशु एक अच्छा बाउंस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। आज ही इंट्राडे के अंदर स्टॉक ने नीचे से करीब 3-3.5 रुपए का बाउंस दिखा दिया है और अभी इसके अंदर 40 रुपए का ऊपर में रेजिस्टेंस है। 40 रुपए का लेवल निकलने के बाद इसके अंदर फिर अगले हफ्ते में और ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। 40 के ऊपर एक तो इसके अंदर क्लोजिंग रिक्वायर्ड है। 40 के ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद स्टॉक यहां से ऊपर में 44 से 45 रुपए तक का मूव शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। अगर ये ऐसे ही परफॉर्मेंस करता रहा अभी फंडामेंटली स्टॉक और रिजल्ट अच्छे आते रहे 1-2 क्वार्टर के लिए
आगे आने वाले 1-2 क्वार्टर में, तो फिर ये स्टॉक के अंदर एक अच्छा टर्नअराउंड प्राइसेस में भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल 40 का रेजिस्टेंस है, 40 का रेजिस्टेंस निकलने के बाद 44 से 45 रुपए तक के लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। स्पाइसजेट के नतीजे और नतीजों के बाद स्टॉक में 9% का बड़ा उछाल आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि नतीजे भी उतने दमदार आए हैं। तिमाही दर तिमाही नुकसान से मुनाफे में आती हुई दिख रही है ये कंपनी, और ये अनएक्सपेक्टेड एक तरह से आप कह सकते हैं होता हुआ दिखा। 1950 करोड़ से आय भी 2300 करोड़ के पार निकलती दिख रही है। ये है आपके लिए। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है पिक ऑफ द डे का। बिगुल, कुणाल जी और राकेश जी के लिए है तैयार सोमवार का काम आज ही करने की तैयारी में। बताएं सर्स। अनिल जी, पहले तो करेक्शन है, ये पिक ऑफ द डे नहीं अनिल जी, नई सीरीज की शुरुआत हुई है, तो ये मेरी और कुणाल जी की ज्वाइंट पिक ऑफ द सीरीज है। और स्टॉक है ONGC, काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, और कल परसों में कुणाल जी ने इसको पिक ऑफ द डे में भी दिया था और बोला था कि गेल को मुंह तोड़ जवाब देगा। तो अनिल जी मुंह तोड़ जवाब दे, उससे पहले मैं भी कुणाल जी के संग हो लिया, और ONGC को हमने ज्वाइंट पिक ऑफ द सीरीज में ले लिया है। बेहतरीन टेक्निकल पैटर्न है, जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है 154 के अराउंड स्पॉट में चल रहा है। 175 रुपए मार्च महीने में 29 मार्च तक के ऊपर में हिट करने का पोटेंशियल रखता है, तो एक ओवरवेट खरीदारी की राय है ONGC पर। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, बहुत दमदार स्ट्रक्चर है, और बहुत अरसे बाद ONGC में इस तरह का मोमेंटम, इस तरह का वॉल्यूम और इस तरह के चार्ट पर इंडिकेटर्स देखने को मिल रहे हैं। तो हमें लगता है कि 165 170 की ओर ONGC बढ़ रहा है, बाय करके चलने की राय है। 3 रुपया नीचे यानी कि 151 पर, जो कि एक शुभ आंकड़ा है, वहां पर स्टॉप लॉस रख करके खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 160 रुपए का, 160 का बड़ा एम्बिशियस टारगेट, और दूसरा टारगेट 164 रुपए का। तो 160 164 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की राय है ONGC। है आपके लिए ONGC में खरीदारी करने की राय। बंसल जी पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हुए कुणाल जी को, क्योंकि बंसल जी ने जब दिया गेल और कुणाल जी ने माना कि चलो पिक ऑफ द डे वो चार्ट कॉर्नर दे दिया जाए, तो बंसल जी भी उनकी बात मानते हुए ONGC को पिक ऑफ द सीरीज के तौर पर देते हुए, पहले पिक ऑफ द सीरीज, क्या बात है, आज दूसरी बार पिक ऑफ द सीरीज आती है। जरा एक बार लेवल 151 का स्टॉप लॉस लगाकर 160 और 164 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। ये राय आपके लिए कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आती दिख रही है। जैन साहब, वैसे तो आपका इलाका नहीं है ये, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ ऑयल एंड गैस शेयरों में कभी कोई ऐसा शेयर आपको पसंद आया है? नहीं, बिल्कुल इलाका है अनिल जी। ऑयल एंड गैस मेरा फेवरेट सेक्टर्स में से है, और मैं सुन रहा था गेल और ONGC की बात कल भी राकेश जी और कुणाल जी की, और गैस स्टॉक्स में अच्छा लग रहा है। मतलब इनफैक्ट IGL मुझे बढ़िया लगता है उनमें से, और एक जो नॉन FNO स्टॉक है ऑयल इंडिया हमेशा से बढ़िया है। सो ओवरऑल ऑयल एंड गैस में वैल्यू दिखती है, एंड जस्ट दैट कि क्रूड ऑयल काफी बीच में कंट्रोल के बाहर था, तब ये सारे स्टॉक्स ब्लीड किए थे। BPCL HPCL आज भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहां पे अब आने वाले दिनों में जो इनकी ब्लीडिंग हो रही थी या जो इनकी अंडर प्राइसिंग हो रही थी, वो सबका बेनिफिट्स, लॉसेस जो कम होके अब बैलेंस शीट में मजबूती आएगी। सो आई फील कि बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक है। इवन कोल इंडिया ऑल्सो, मैं ऑयल एंड गैस के अलावा बोलता हूँ, मुझे PSU स्टॉक्स बढ़िया लगते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए जिनको भी इन्वेस्ट करना है, ये स्टॉक्स को देखा जा सकता है। डिविडेंड यील्ड और कैपिटल अप्रिसिएशन दोनों को आप एक साथ मिला के देखिएगा, खाली प्राइस के साथ मत जाइएगा, क्योंकि हम लोग डिविडेंड यील्ड को कई बार नहीं देखते और बात करते तो हम डिविडेंड यील्ड की बात नहीं कर सकते, बिकॉज इनकी 4-5% से ज्यादा की डिविडेंड यील्ड भी कई स्टॉक्स में। सो आई फील ऑयल एंड गैस में बने रहना चाहिए, और इवन रिलायंस फॉर दैट मैटर, मुझे लगता है कि वहां पे भी मजबूती है, बहुत ज्यादा डाउनसाइड लगती नहीं है। सो लेट्स सी, बाकी मार्केट्स है, मार्केट्स के साथ ऊपर नीचे होते हैं स्टॉक्स, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये आइडियाज बेटर। गैस शेयर पर जैन साहब ने बहुत ही बेहतरीन राय दी और बुलिश भी हैं। सोमवार से शुक्रवार तक किस तरह की यात्रा की है ONGC ने, ये बताएंगे हिमांशु जी, क्योंकि सोमवार को इस हफ्ते की पिक ऑफ द वीक ONGC ही थी। हिमांशु जी आप भी जरा एक बार अपना अपडेट दें। पहले तो अनिल जी धन्यवाद राकेश जी और कुणाल जी को। और जहां तक अपडेट की बात है अनिल जी, इस हफ्ते कोई बहुत बड़ा कमाल तो नहीं दिखा पाया, लेकिन इतनी वोलेटाइल बाजार में भी स्टॉक बना हुआ है, और हमने क्योंकि एंट्री के लेवल्स नीचे सुझाए थे तो प्रॉपर एंट्री मिली है। और मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ राकेश जी, कुणाल जी से और इवन जैन साहब से कि ये एक ऐसा स्टॉक है और इवन एक ऐसा सेक्टर है जहां पर काफी अच्छा ट्रैक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लगता है जैसे ही बाजार में स्टेबिलिटी लौटेगी
ओएनजीसी भी वैसा ही कमाल करेगा जैसे आज गेल में होता हुआ नजर आया है। जो मेरे टारगेट सुझाए हुए थे वो लगभग 168 और 170 रुपए तक के थे। उन्हीं लक्ष्यों के लिए यहाँ पर बिल्कुल स्टॉक में बने रहे। टिके रहें, डटे रहें, ये राय आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से भी। आइए फोकस करते हैं एक ऐसे सेक्टर्स पर जिसकी रिसर्च सुनकर आप थोड़े दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये सेक्टर बड़ा ब्लू आइड सेक्टर है, लेकिन रिसर्च कुछ अलग कह रही है। लॉजिस्टिक्स शेयर आमतौर पर मानते हैं कि लॉजिस्टिक्स ये जो सेक्टर है फल रहा है, फूल रहा है, कामकाज बढ़ रहा है, बिजनेस बहुत बढ़ रहा है, लेकिन इस साल से मतलब है जनवरी से लेकर फरवरी के अंत तक नुकसान काफी हुआ है लॉजिस्टिक्स शेयरों में। इसकी वजह क्या है, जरा आइए डिटेल्स जानते हैं अरमान से। अरमान बताइए, लॉजिस्टिक्स शेयर्स में लॉस की वजह। जी सर, रेगुलरली अगर देखेंगे कि यहाँ पर आपको Q3 में स्पेसिफिकली, क्योंकि इनके मार्जिन जो है जैसे सीमेंट सेक्टर में भी हुआ था कि पावर एंड फ्यूल कॉस्ट इतनी बढ़ गई थी और वो पास ऑन नहीं कर पाए थे। यहाँ पर भी सबसे बड़ा मेजर पेन यहीं पे आया कि वॉल्यूम्स तो थोड़े बहुत आए पर पावर एंड फ्यूल कॉस्ट को वो इतना पास ऑन नहीं कर पाए, तो इस कारण यहाँ पर मार्जिन में भी आपको जो है काफी कमी आती हुई दिखी। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे अगर आप हर महीने का अगर आप डेटा देखेंगे जिसमें फास्टैग टोल कलेक्शन है, कुछ समय से लगातार बढ़ रहा था, पर अगर आप अभी का अगर आप देखेंगे तो वो लगभग फ्लैट रहा है, जबकि 3% अगर आप देखेंगे लगभग गिरा ही है। और ई बिल जनरेशन जो भी एक और इंडिकेटर होता है कि लॉजिस्टिक कंपनियों के लिए कितना और रेवेन्यू यहाँ से निकल सकता है कि कितने जो ट्रक्स हैं या फिर आप व्हीकल से जो पास ऑन हो रहे हैं, तो वहां पर भी आपको लिखेगा कि वो जो लगातार बढ़ रहा था वहां पर भी गिरावट आती हुई दिखी। लगभग 2% के आसपास की मंथ ऑन मंथ वहां पर भी आपको गिरावट आती हुई दिखी। अब उसका रीजन यही है कि अगर आप जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो थोड़ी सी धीरे होती हुई दिखी। उसके चलते यहाँ पर वॉल्यूम्स में थोड़ी बहुत ही बढ़त आई, जितनी एक्सपेक्टेड थी उतनी बढ़त नहीं आई। और उसी के साथ साथ क्योंकि पावर एंड फ्यूल कॉस्ट हो गया या फिर रेंटिंग चार्जेस हो गए, वो इतने ज्यादा बढ़े जो पास ऑन नहीं कर पाए, तो इसलिए मार्जिन पर भी यहाँ पे आपको डेंट आता हुआ दिखा। इसी कारण आपको दिखेगा कि इस साल जो सारे लॉजिस्टिक स्टॉक्स हैं वहां पर आपको भारी गिरावट आती हुई दिखी। अगर आप YTD रिटर्न्स देखेंगे तो महिंद्रा लॉजिस्टिक में लगभग 25% के आसपास, ब्लू डार्ट में लगभग 21%, कॉनकोर में 19%, गति में भी 18%, स्नोमैन लॉजिस्टिक, TCI एक्सप्रेस, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क या ऑल कार्गो लॉजिस्टिक देख लीजिए, सब में 10% या 10% से ज्यादा की सब में गिरावट है। तो मुख्य रीजन यही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हुआ, पावर एंड फ्यूल कॉस्ट कहीं ज्यादा बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा और वो जो है वो पास ऑन नहीं कर पाए, प्राइस हाइक नहीं ले पाए, क्योंकि वॉल्यूम से इतनी इकोनॉमिक बूस्ट नहीं आ रहा था कि वो वॉल्यूम जो प्राइसेस है वो पास ऑन कर पाए। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि दिक्कत ये है कि कॉस्ट बहुत बढ़ गई। जी सर। और कॉस्ट बढ़ने की वजह से इनको नुकसान उठाना पड़ा है। जी सर। और वो नुकसान शेयरों में दिख रहा है। जी सर। कम हुई है अभी कुछ कॉस्ट सर? हाँ, मतलब कुछ ये सर अभी मैंने दो कंपनीज की अर्निंग्स कॉल सुनी थी। उन्होंने ये चीज अभी क्लियर करी कि जैसे एक कंपनी थी जिनका 60% कॉन्ट्रैक्ट लेवर्स है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वो गाड़ियां करते हैं, तो उन्होंने बोला कि वो 5% प्राइस हाइक ले लिया है और वो मार्केट ने एब्जॉर्व कर लिया है। तो अब वो है जो अब वो धीरे धीरे एब्जॉर्व हो रहा है, पर फिर भी जो कॉस्ट जितनी उनको लेना है उससे अभी भी थोड़ा कमी है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे होने की संभावना है। लॉजिस्टिक शेयर्स, जैन साहब आप अपनी राय दीजिए। देखिए, ये स्टॉक्स अच्छे लगते थे मुझे और लगेंगे भी आगे भी, बट ओवरऑल देखिए लॉजिस्टिक स्टॉक्स को वैल्यूएशन बहुत ज्यादा दे रखा था मार्केट में और जो फ्रॉड थी वो शायद कम हुई है। और मैं जनरली ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स की बहुत बार बात कर चुका हूं और ये सारे मतलब अलग अलग जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है सब में आ गई है, सो समाओ मुझे वो स्टॉक अच्छा लगता है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की बात करें तो वो स्टॉक को ऐसा नहीं कि बात नहीं की उसके ऊपर, बट वैल्यूएशंस वहां पे थोड़े महंगे थे। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट वाज सर्टेनली अ बिग प्रॉब्लम, इनके मार्जिन्स पे इंपैक्ट पड़ा, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी थोड़ी स्लो थी, उसकी वजह से टॉप लाइन में भी देखा कि इनके इंपैक्ट पड़ा। मुझे लगता है देखिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर एक सेक्टर है तो इंडिया में लॉजिस्टिक्स सेक्टर है। सरकार का जिस तरीके से देखिए रोड नेटवर्क के ऊपर या लॉजिस्टिक्स के ऊपर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स और नए नए जो इंप्लीमेंट हो रहे हैं, इनफैक्ट मैं तो अभी जयपुर की बात करूं तो हमारे यहाँ किस तरीके से एक नया हाईवे बना कि दिल्ली का और जयपुर का जो डिस्टेंस है, मतलब जो टाइम है ट्रैवलिंग टाइम बहुत कम हो गया, मतलब दूसरे हाईवे से जाओ और एक्सप्रेसवे से जाओ इतना फर्क पड़ता है। तो इन सब का इनको बहुत फायदा मिलेगा क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट भी कम होगी, इनका इनपुट कॉस्ट कम होगा और आगे पास ऑन करने की इन टाइप की चीजों में जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तरीके से इनके लिए आर्बिट्राज गेन है। मुझे लगता है थोड़ा सा लॉन्गर टाइम होराइजन रखें, एक तो मार्केट्स भी नहीं चल रहे और मिड कैप स्मॉल कैप्स भी नहीं चल रहे हैं, तो सारी चीजें नेगेटिव का और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। सो जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। मुझे वैल्यूएशंस के लिहाज से ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स अच्छा लगता है। इवन कॉनकोर जो एक PSU स्टॉक है और वहां पे स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बात हुई थी तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत वो सुर्खियों में रहता था। सो ओवरऑल आई फील कि लॉजिस्टिक्स में आने वाले दिनों में ठीक रहेगा। मार्जिन्स पे इंपैक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से पड़ा, जो
परमानेंट नहीं हो सकता है, टेम्पररी है ये चीज। सो थिंग्स आर नॉट एज बैड एज वी सी, और प्राइसेस करेक्ट होना लाजमी था क्योंकि चले भी वैसे ही थे। ओके, तो ये है राय आपके लिए लॉजिस्टिक्स शेयरों पर आती हुई दिख रही है। 3 बजने का समय, 3 बजे से कुछ ही समय बाद हम आपको कुछ बेहद इंटरेस्टिंग तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आएंगी तस्वीरें। बिल्कुल, बहुत ही ऐसी तस्वीरें जिनको देखकर आपको बाजार का जो ख़राब सा माहौल है उससे थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनटों के लिए भूलने में मदद मिलेगी। उस आप भूले उससे पहले याद दिला दूं, 70 अंक नीचे है हम निफ्टी पर, 17,450 के आसपास। बैंक निफ्टी भी 39,900 से थोड़ा सा नीचे, 125 पॉइंट नीचे। डाउ फ्यूचर्स, नेस्डैक फ्यूचर थोड़ी कोशिश कर रहे ऊपर आने की, आए नहीं है, कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 75 पॉइंट से 55 पॉइंट नीचे रहे हैं और नेस्डैक फ्यूचर्स 75 पॉइंट नीचे है, तो थोड़ी कोशिश है। अभी हम इस कोशिश को कामयाब नहीं मानेंगे, ये होता हुआ दिख रहा है। ठीक 3 बजे हैं। आइए जरा हमारे एक्सपर्ट्स को जरा एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिए, चेक कर लेता हूँ कौन कौन हमारे एक्सपर्ट्स में से लंच कर चुके हैं। किसका आप, अच्छा किसी का लंच करना बाकी है आप में से? बाकी किसी का है? जैन साहब का बाकी है, कुणाल जी का बाकी है, हिमांशु जी का। किसी तो आप तीनों लंच आवर्स में क्या कर रहे थे फिर? हाँ फ्रूट्स खा रहा था। हाँ, तो आपके शाम बोल रहे थे तो मैं, जो आदमी सुबह शाम कचौरियां खाए उसको लंच में फ्रूट्स ही खाना चाहिए। जैन साहब, हो गया आपका लंच? हाँ जी, हिमांशु जी। अनिल जी, मैं तो लंच कर चुका हूँ, लेकिन जब मैं बजट के दौरान मुंबई आया था तो मुझे पता चला कि वागले जी लंच करते ही नहीं है। हाँ, वागले साहब लंच नहीं करते? वागले साहब, ऐसा सही है? अनिल जी, मैं डिनर में ही साथ में कर लेता हूँ। ओके ओके जी, कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मेरी तो पुरानी आदत है अनिल जी, बाजार बंद होने के बाद ही अनिल जी खा पाता हूँ। तो अनिल जी 3:30 बजे अनिल जी मैं लंच करता हूँ अनिल जी, बहुत सालों से। ओह अच्छा, ऐसा है तो ठीक है, फिर तो आपकी क्लॉक सेट है उसी टाइम पे। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है उन लोगों के लिए विशेष हमारी तरफ से लंच है आज। हमारी तरफ से नहीं, हमारी तरफ से नहीं, फिर क्या है, उम्मीदें ज्यादा हो जाएगी, स्पेशली वागले साहब के लिए, बाकी लोग वित्त मंत्री जी की तरफ से। आइए आपको वित्त मंत्री जी जो लंच करवा रही है उसके दर्शन करवाते हैं। आज बेंगलोर में G20 के वित्त मंत्रियों की और सेंट्रल बैंक से सारे गवर्नर्स की बैठक जो चल रही है, एक बार जरा ये नीचे से वो हटा दीजिए स्क्रॉल, तो आप देख पाएंगे। हाँ, अब देख पाएंगे कि ये जेनेट एलन जी है और सबसे बड़ी बात, थाली खिलाई जा रही है। थाली खिलाई जा रही है मुझे थाली में गुलाब जामुन, राजभोग, ये सब नजर आ रहे हैं। हाँ, एक येलो दाल तड़का, बहुत सारे आइटम में दूर से पहचान पा रहा हूँ। एक लंबा वाला पापड़ फोल्डेड, ऐसा गोल मोल वाला पड़े हुए बीच में दिख रहे हैं ना, पापड़ भी दिख रहे हैं। तो ये है, कुछ और तस्वीरें आपको गीता गोपीनाथ जी वो भी नजर आएंगी थोड़ी, और मतलब IMF की जो चीफ है, ये गीता गोपीनाथ वो आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। फिर IMF की चीफ क्रिस्टीन लगार्ड वो भी आई हुई हैं, तो उनके साथ भी फोटो है। तो बड़ा लंचन है, वैसे तो 20 देशों के सेंट्रल बैंक गवर्नर्स और साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर्स आए हैं, और भी काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। तो सबको, जो भारत वैसे भी जाना जाता है मेहमान नवाजी के लिए, बिल्कुल होस्ट कर रही हैं फाइनेंस मिनिस्टर, और बढ़िया खाना, बढ़िया लंच कर रहे हैं ये लोग सर बैंगलोर में। इनफैक्ट हमें भी जाना चाहिए था जी। हाँ एब्सोल्युटली, और अब तो ऐसा लंच देखे तो वागले साहब का भी मन हो जाएगा, बोले डिनर में जाने तो लंच ही करते हैं। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए हम भारत की मेहमान नवाजी का एक आतिथ्य का हमारा पूरा का पूरा आपके सामने एक उदाहरण। देखिए G20 की ये जो बैठक हो रही है बेंगलोर में, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से की जा रही है जी। बताएं कुणाल जी, अब आपकी विशेष टिप्पणी, लंच करने का मन अब भी 3:30 के बाद ही है या अभी? अनिल जी देखिए, ऐसी तस्वीरें अनिल जी इस समय दिखाई नहीं जानी चाहिए अनिल जी, इससे अनिल जी मन में कई सारे अरमान जागृत हो जाते हैं। और अनिल जी अभी दीपांशु ने एक बड़े अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया अनिल जी, लंचन। तो अनिल जी लंच इस तरह का हो तो उसे लंचन कहा जाता है अनिल जी। तो अनिल जी वो टिफिन वाला जो जिसकी सवेरे चर्चा हो रही थी जोमेटो के कॉन्टेक्स्ट में जी, वो लंच है अनिल जी, लंचन है अनिल जी जो वहाँ चल रहा है। इसे कहते हैं शाही दावत। शाही दावत, हाँ। शाही दावत जिसे, बराबर है इसका मतलब यही हुआ, शाही दावत। हाँ। ओहो, और हिंदी में कहें तो 56 भोग। 56 भोग, बराबर है।
ये सारे जो आए इन्होंने तो पहली बार काफी सारी ऐसी चीजें खाई होंगी। आई एम श्योर, क्योंकि एकदम विशुद्ध भारतीय भोजन, आई एम श्योर उनके लिए वैसे तो दूसरा भी रखा गया होगा, एक्सपीरियंस होगा, बट ये जो थाली वाला एक्सपीरियंस है ये इनके लिए काफी यूनिक रहा होगा। बिल्कुल, आई एम श्योर 100%। तो ये है इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने। तो ये पूरा का पूरा एक्शन। वैसे तो हमारा पेट पूरा भरा हुआ है इस समय, बट आइए एक इंटरेस्टिंग चीज पर बात करते हैं। ऑटो सेक्टर पर हमारी नजर है, और आपको याद होगा पिछले 3 बजट से पीएलआई स्कीम को लेकर कई सारे अनाउंसमेंट्स आने सरकार की तरफ से। ऑटो सेक्टर के लिए हमने देखा था कुछ समय पहले सरकार पीएलआई स्कीम भी लेकर आई थी। 26,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम को लेकर जो ऑटो कंपनियां हैं वो इस समय थोड़ी चिंतित हैं। तो पहले तो थोड़ा अच्छा एक्साइटमेंट था, बट अब ये चिंता कैसे जाग गई है, आइए समझते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए क्या चल रहा है यहाँ पे। देखिए, जैसे कि आपने बताया कि 26,000 करोड़ रुपए की जो पीएलआई स्कीम है वो ऑटो कंपनियों के लिए जारी की गई थी, और इसके तहत ये जो इंसेंटिव्स इनको मिलना था, अब यहाँ पर पीएलआई के लिए कंपनियों को अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सर्टिफाई करना होगा। और ये जो सर्टिफिकेशन है इसके अंदर कुछ कुछ कंडीशंस हैं जिस वजह से जितनी भी ऑटो कंपनियां हैं वो चिंता में है। सबसे पहले तो आप देखिए, जो प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन है उसके लिए MHI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज निर्धारित शर्तों को इनको पूरा करना होगा, और कम से कम 50% जिसके तहत कच्चे माल और कंपोनेंट घरेलू होने चाहिए, और 50% जो डोमेस्टिक वैल्यू एडेड है, एडिशंस हैं, वो ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेशंस है इसके तहत एक की कंसर्न है कि DVA की गणना के लिए कंपनियों को टियर 3 स्तर के जो सप्लायर है उसका डेटा भी देना होगा। तो अगर से सपोज कोई ऑटो कंपनी है और वो अपने टियर 1 वेंडर जो इमीडिएट वेंडर है उससे माल लेती है तो वो टियर 1 तक का डेटा प्रोवाइड कर सकती है अपने एंड से, बट उसके बाद अगर ये कंडीशन आ जाती है कि टियर 2 यानी कि जो टियर 1 को सप्लाई करने वाले टियर 2 वाले और भी जो वेंडर्स हैं या और सब कंपनीज हैं उनका डेटा इनके लिए निकालना इनकी तरफ से कंसर्न है कि ये मुश्किल है। बट लार्जली जिस तरह से यहाँ पर टियर 1, टियर 2 और टियर 3 तक का डेटा मांगा गया है वो एक कंसर्न है, जिस वजह से कंपनियों के लिए आगे चलकर पीएलआई इंसेंटिव जो मिलने की बात हो रही है उसको मिलने में दिक्कतें हो सकती है। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है तमाम ऑटो OEMs के लिए। अब आपको याद होगा जो पीएलआई योजना थी उसमें 20 OEMs और 75 कंपोनेंट्स निर्माताओं को चुना गया है। तो इसके तहत काफ़ी बड़े स्केल पर जो इंसेंटिव मिलने की बात हो रही थी तमाम ऑटो एंसिलरी कंपनियों को भी देखना होगा कि यहाँ से अब फाइनल डिसीजन या क्लैरिटी आप कह सकते हैं पीएलआई स्कीम को लेकर क्या निकल कर आते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री ये क्लैरिटी फर्दर अभी भी डिमांड कर रही है। तो क्लैरिटी नहीं है पीएलआई स्कीम अभी एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं दिख रही है, या फिर जो सर्टिफिकेशन की मांग सर्टिफिकेशन के लिए जो कंडीशंस रखे गए हैं वो एक थोड़ा सा चिंता का विषय है कंपनियों के लिए। ओके, तो ये आपके लिए कंसर्न्स हैं पीएलआई स्कीम को लेकर कुछ ऑटो कंपनीज के लिए। देखते हैं अगर इस पर सरकार की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन निकल कर आता है। यानी आज वैसे ऑटोज़ की थोड़ी मिली जुली चाल है, कुछ ज़्यादा बड़ी परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको आती हुई नहीं दिख रही है। ऑटो से ज़्यादा ऑटो एंसिलरीज पर आपको इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होते हुए दिख सकता है। कई सारी ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं जिन्होंने पीएलआई स्कीम में अपनी इच्छा भी जताई है। शुक्रिया कुशल ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। कुछ वैसे मूव इंटरेस्टिंग वाला तो हो नहीं रहा, बट एक दो स्टॉक्स हैं जहां पर आपको हल्की की मूव आ रही है। बायोकॉन लंबी अंडर परफॉर्मेंस के बाद यहां पर थोड़ा एक्शन आया, तो बायोकॉन के चार्ट पर आई थिंक अभी एक स्पाइक भी आपको आते हुए दिख रहा है। यहाँ पर आपको रखनी है नज़र, और इनफैक्ट चुनिंदा फार्मा शेयर्स पर रखिए नज़र, वापस एक्शन में आ रहे हैं। डिवीज लैब में थोड़ा मूवमेंट हो रहा है, उन कंपनीज पर भी रखिए नज़र जो यूएस को एक्सपोर्ट करती है, क्योंकि कुछ खबरें आ रही है कि वहाँ पर आने वाला समय थोड़ा अच्छा रह सकता है। तो लुपिन, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, इन जैसे काउंटर्स पर रखिए नज़र। थोड़ा एक्शन इस समय तो नहीं आ रहा है, बट मूवमेंट बनते हुए दिख सकता है। जैन साहब पिछले कुछ दिनों से हल्का फुल्का रोटेशन भी दिखा है, चुनिंदा फार्मा शेयर्स की आउट परफॉर्मेंस भी निकल कर आई है। इस समय कोई फार्मा शेयर जो वर्थ है रेडार पर रखने के लिए? आप देखिए फार्मा स्टॉक्स चले भी नहीं है, मार्केट चला तब भी नहीं चला, अंडर परफॉर्म कर रहा है। और रीजन है कि देखिए यूएस मार्केट्स भी था, और ओवरऑल जो कुछ हमेशा जो कंप्लायंस के इश्यूज आते हैं इनके ऊपर, और कभी भी यूएस एफडीए या दूसरे जो रेगुलेटर्स होते हैं दूसरी कंट्रीज के, तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा मैं दूसरी तरफ जो है एमएनसी फार्मा कंपनीज है वहां पे थोड़ा फोकस ज्यादा थे, और कुछ मिड कैप फार्मा कंपनीज के बारे में मैंने काफी जिक्र किया है चैनल पे भी। और मुझे लगता है जैसे एबट है या फाइजर है, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। इवन सैनोफी है जो काफी करेक्ट हो चुका, रिजल्ट्स कल अच्छे ही आए और आज इसलिए एक स्पाइक भी था, वहां पे ध्यान दिया जा सकता है। बाकी छोटे स्टॉक्स में मैंने देखा कि जैसे कि एफडीसी है वो एक अच्छे लेवल पे है। इवन मैंने कैप्लिन पॉइंट के बारे में बात की, मैंने लास्ट वीक कैलकाटा एयरपोर्ट से मेरे को याद है कि मैंने स्टॉक दिया था, एक लिंकन फार्मा, वो भी ठीक ठाक है। सो काफी सारे
फार्मा काउंटर्स है, ऐसा नहीं है कि वहां पे वैल्यू नहीं है, वैल्यू देखिए और लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं एक बैलेंस पोर्टफोलियो अब बनना चाहिए, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से करेक्ट हुए हैं, और मार्केट्स को आप ऐसे मत देखिए, जब कोरोना के टाइम पे मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की मैं बात करूं तो उस टाइम से अभी तक भी स्मॉल कैप इंडेक्स कोई बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, स्टॉक्स भले ही कुछ कुछ बहुत बड़े हैं। सो 7,500 उस टाइम पे आया था, नीचे 8,000, और अभी आज 9,100-200 के लगभग है। सो आई फील की ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज है, जो लोग 2 साल 3 साल तक होल्ड करने का अपने अनलिवरेज मनी को डालेंगे मार्केट्स में, एंड फार्मा शुड बी वन ऑफ द सेक्टर्स। तो फार्मा शुड बी वन ऑफ द सेक्टर्स, जिसे रेडार पर रखिए। देखते हैं यहाँ से अगर थोड़ा मूवमेंट आपको आता है कि नहीं। चुनिंदा एमएनसी फार्मा कंपनीज जैसे आपको इन पर्टिकुलर पसंद है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, जिसके बारे में आज सुबह हम सुमित जी से बात कर भी रहे थे, अब 11% ऊपर आ रहा है। आई डोंट नो कोई स्पेसिफिक रीजन है जिसकी वजह से इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में जान आई है, बट काफी भारी पिटाई के बाद एटलीस्ट इस काउंटर में आज थोड़ा एक्शन दिखा है। बट उसके सामने एक बार मैक्रोटेक को पुल अप करिए, जहां इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 11-12% ऊपर है, वहीं मैक्रोटेक आज 11% नीचे दिखा रहा है। तो कुछ शार्प कट्स आपको इस काउंटर में आ रहे हैं, और थ्रू द डे ये गिरता रहा है और डेज लो पर आ गया। तो डाइवर्जेंट मूव्स इन दोनों रियल एस्टेट और लार्जली मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स में आपको दिख रहे हैं, जहां इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 11% ऊपर है और मैक्रोटेक 11% नीचे भी ट्रेड कर रहा है। देखते हैं अगर आगे जाकर इस पर एक मूव आपको बनती हुई दिखती है या नहीं। फिनोलेक्स केबल्स, एक बार हिमांशु जी से इस पर भी अपडेट लेना है। हिमांशु जी, कल भी बात हुई थी, जबरदस्त स्पाइक इंट्राडे में आया था, आपके रिकमेंडेड लेवल, और इनफैक्ट इस हफ्ते का अगर आप चार्ट पुल अप करेंगे तो करीब 10-12% की मूव आ चुकी है। पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करें हिमांशु जी, या यहीं पर क्लोज करना है, क्या सलाह देंगे? 730 का आज हाई बनाया इसने। देखिए, वैसे तो वीकली क्लोज ऑलमोस्ट हाईज पर हो रहा है, तो काफी पॉजिटिव साइन है, जबकि बाजार बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है उसके बावजूद भी। तो देखिए, पार्ट प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, क्योंकि पिछले, अगर मैं इस हफ्ते का मूव देखता हूं तो लगभग 6.25% का स्टॉक में मूव आया है, और पिछले 2 दिनों में ही शार्प मूव देखने को मिला है। लेकिन पोजिशनल नजरिए से अभी भी मेरा वही व्यू है जो मैंने कल डिस्कस किया था। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस आगे भी जारी रखेगा। हालांकि अगर कोई डिप मिले और 690-700 के आसपास अगर स्टॉक नीचे आता है, तो वहां पर वापस से रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव बनता हुआ नजर आ सकता है। ऑल इन ऑल 760-780 रुपए तक का मूव आने वाले हफ्तों में स्टॉक में आता हुआ नजर आएगा। तो ये है आपके लिए फिनोलेक्स केबल्स पर राय हिमांशु जी की तरफ से। बिल्कुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, एसटीबीटी में महिंद्रा एंड महिंद्रा बेच के चलना चाहिए। 1300 का एक सपोर्ट इसने ब्रेक किया है, और मुझे लगता है ये कल के दिन में, कल मतलब मंडे को मॉर्निंग में गैप अप गैप डाउन आपको मिलना चाहिए, और 1255-1260 तक के लेवल्स में देख रहा हूँ। आपका स्टॉप लॉस 1302 का होना चाहिए। 1302 के स्टॉप लॉस के साथ वागले साहब बेचना चाहते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा। सारे मजबूत शेयर भी अब नीचे आ रहे हैं। चल रहा है सर, बुरा हाल है। ये तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है। बट इसी ग्रुप का इनफैक्ट वागले साहब ने एमएनएम पुल करा, इसी का एक काउंटर जो मैं देख रहा था, महिंद्रा सीआईई, जरा इसको पुल अप करिए। 2 दिन पहले इसके नंबर्स जबरदस्त रिजल्ट्स आए थे। आज रिएक्शन आ रहा है जी, 13% ऊपर है। आज समझ में है, आज आई थिंक बाजार में 17% हो गया। अभी मैं देखा 13% हो गया, 17% बहुत ही सर्किट की तरफ जा रहा है। तगड़े रिजल्ट थे, इसमें कोई डाउट ही नहीं। जैन साहब की कवरेज लिस्ट में है, जैन साहब रोशनी डालिए इस पर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अनिल जी, आप याद रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत निचले लेवल्स पे स्टॉक को 230-40 के लेवल्स पे रेकमेंड किया हुआ स्टॉक, और आज देखिए कैसा परफॉर्म किया है। बट अगेन, हम जब हमारे स्टॉक कोई बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते और ज्यादा बोलते, तो फिर लोग दूसरी की भी बातें करने लगते जो नहीं चलते हैं। बट यस, जो चलता है वो बहुत बढ़िया बात है। जो नहीं चलते, मैं यही बोलूंगा कि उनको होल्ड करके रखें। फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं, कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स 1-2 खराब आते हैं तो टूटते हैं, मार्केट्स खराब है। बट यस, यहाँ पे एक बढ़िया रिजल्ट आया था, इसलिए महिंद्रा सीआई को मेरे हिसाब से, जिन्होंने हमारे कहने पे नीचे के लेवल्स पे लिया था, तो थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट बुकिंग कर सके तो कर लेने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स आज भी एक नेगेटिव न्यूज थी, मार्केट्स भी नेगेटिव है, थोड़े मजबूत स्टॉक्स भी करेक्ट हो रहे हैं। बाकी ये बात सही है कि मार्केट को जितना रिएक्ट उस दिन करना चाहिए था, परसों रिजल्ट आए थे और एक लेट रिजल्ट देने वाली कंपनी थी, उसके बाद ये चला, और आज ऐसे नेगेटिव डे पे भी। सो लेट्स सी, सो आई थिंक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इज रिकमेंडेड। तो ये है महिंद्रा सीआई। कल इसकी एनालिस्ट कॉल भी हुई, बिल्कुल, और एनालिस्ट कॉल के बाद लगता है कुछ फंड मेजर्स जागे हैं, थोड़ा लेट इन द डे जागे, बट जागे जरूर हैं, इसमें जागे भी हैं, उनके जागने से शेयर भागे भी हैं, ये होता दिख रहा है।
आइए बढ़ते आगे जी बिजनेस के सुपरहिट शो ऑपरेशन डीमैट डाका में हमने मोबाइल के जरिए हो रहे फाइनेंशियल फ्रॉड्स के मुद्दे उठाए थे। उनमें से जो भी मुद्दे उठाए उन पर कल देश के रेगुलेटर्स की एक बड़ी बैठक हुई है और उस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई और किस तरह के रेगुलेशंस लाने की तैयारी हो रही है, ये सारी डिटेल्स लेकर तैयार है हमारे साथ कुशल गुप्ता। कुशल बताएं। बिल्कुल सर, तो हमारे ऑपरेशन डीमैट डाका का बड़ा असर ये होता हुआ दिखा है कि जिस तरह से जितने भी मुद्दे हमने ये उठाए थे कि जो अनसॉलिसिटेड कॉल्स आते हैं, कम्युनिकेशन कमर्शियल कॉल्स आते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। अब इसके तहत यहाँ पर आप देखिए तो जिसमें बैठक में उपभोक्ता मामलों में गृह मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे, सेबी शामिल था, ट्राई के चीफ थे और साथ ही आरबीआई के अधिकारी भी यहाँ पर बैठक में मौजूद थे। तो इन सभी की अध्यक्षता में कहीं ना कहीं ये फैसला अब आगे लिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्पैम कॉल्स आते थे और जिसके तहत जितने भी यूज़र्स थे उनको कहीं ना कहीं एक चिंता बनी रहती थी कि यहाँ पर ये जो कॉल्स आ रहे हैं क्या ये वैलिड है, क्या यहाँ पर हो सकता है कि जो इंटेंशन है इन कॉल्स के पीछे वो काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस चीज़ को लेकर चर्चा होती हुई दिखी और इनके जरिए जो फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में बढ़त हुई है, ऐसा ट्राई चीफ ने कहा है कि ये जितने भी अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन फ्रॉड कॉल्स हैं उसके ज़रिए ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स और बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हाल ही में ट्राई ने कुछ कदम भी उठाए थे, उनकी तरफ से ये भी बयान आते हुए दिखे जिसके तहत यूसीसी रोकने के लिए टेलीकॉम कंपनियों से ये फ्रेमवर्क शेयर इन्होंने किया है और साथ ही जो सिम बॉक्स का गलत इस्तेमाल रोकने के उपाय है ये भी ये उस पर विचार कर रहे हैं। मोबाइल हैंडसेट का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए भी कंपनी माफ़ कीजिएगा जो रेगुलेटर है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और एआई और एमएल यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित सिस्टम से जो फिशिंग है उसको रोकने पर यहाँ पर चर्चा भी हो रही है। तो काफ़ी सारे कदम अब ट्राई इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कर रही है और मल्टी रेगुलेटर जिस तरह से यहाँ पर बैठक करते हुए दिख रहे हैं, मामला काफ़ी अहम है और इसको हमने आपको पहले ही उठाकर बता दिया था ऑपरेशन डीमैट डाका के जरिए। तो ये है बड़ा कदम अनिल जी, ज़रूरत भी है। डीमैट डाका में तो कई सारी ऐसी चीज़ें आपने हाईलाइट करी थी जो लोगों को मालूम भी नहीं होती कि हाँ ऐसे भी फ्रॉड हो सकता है, उसी पर अब ये आजकल तो बड़ा बुरा हाल है दीप और ये वाकई में लोगों को जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आजकल वो वही कह रहे हैं कि चाकू दिखाकर और पॉकेट मारने का वो सिस्टम पुराना हो गया है ना। मतलब सीधे ही साफ कर दो, जितना है उतना बैंक में या आपके यूपीआई में, जैसे भी जो भी अलग अलग तरीके। तो इसलिए ये मीटिंग वाकई में बेहद काम की है और स्पेशली आजकल पता ही नहीं चलता कौन सा फोन आ रहा है वो सही और कौन सा गलत है, पता कैसे चले। उस दिन हम बात कर रहे थे, कुशल को ही मैसेज आया था हमारे ऑफिस में, 2-3 आप ही के नाम के मैसेजेस आ रहे थे। दिए नहीं तुमने मेरे नाम पे पैसे कभी ऐसा गलती है तो चलो ठीक है, किसी ने फ्रॉड मांगा, अगर कभी मैं अगर मैं खुद मांग लेता नहीं सर आप ऐसे नहीं मांगते ये तो एकदम ही अलग है। सोचिए मतलब हमारे ऑफिस में मेरे नाम पे कुशल से पैसे मांगे जा रहे हैं, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। वैसे ये तो इन लोगों ने मतलब ये सोचा कहाँ से कि अनिल सिंह भी मैसेज करेंगे अपने एम्प्लॉइज को कि आप मुझे पैसे दे दो, ये कहाँ का लॉजिक हुआ क्या मालूम, भगवान जाने किसका दिमाग है, कहाँ से कितना है पता नहीं। ये हो गजब। चलिए जो है जैसा है। आइए, अच्छी बात है रेगुलेटर्स का एक्शन आ रहा है सर, लगातार हमारी मुहिम पर हमारे शोज पर उन्होंने किया भी, इस बार भी आ रहा है एक बड़ा एक्शन। चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। आइए कैश का ऑप्शन देने के लिए तैयार हैं अब जय ठक्कर। स्वागत है जय आपका, बताएं कौन सा ऑप्शन ट्रेड करना चाहेंगे आज। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी लोअर लेवल्स पर हमें एक अच्छा सपोर्ट अभी भी देखने मिल रहा है। आई मीन बोट निफ्टी और बैंक निफ्टी पे जी हो ये रहा है कि 17,450 वाली जो रेंज है वो होल्ड आउट कर रही है और बैंक निफ्टी में इनफैक्ट बैंक निफ्टी हैज़ बीन आउट परफॉर्मर टुडे। अगर देखा जाए तो वोलेटिलिटी उसमें थोड़ी कम हमें देखने मिल रही है अनिल जी, और यहाँ पे डाउन साइड रिस्क भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में कम हो चुका है। तो मैं निफ्टी पर ही अनिल जी कॉल ऑप्शन देना चाहूँगा फिर से, और यहाँ पे अनिल जी 17,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने की मेरी सलाह है। ये ट्रेड कर रहा है 90 रुपये पर, अभी 90 पे ट्रेड कर रहा है। 17,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 2 मार्च की वीकली एक्सपायरी का, इसको अनिल जी खरीदना है। आई थिंक अगर ये फिर से होल्ड आउट कर जाता है अनिल जी ये लेवल्स, तो हमें ऊपर में 17,600 650 का एक फिर एक अपमूव देखने मिल सकता है।
एंड उस लिहाज से अगर मैं देखता हूँ तो इसका वैल्यू जो है दैट विल कम टू 146, ये पहला टारगेट रहेगा, 178 ये दूसरा टारगेट रहेगा। सो 146, 178 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। निफ्टी का 17,500 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 90 रुपये पर। यहाँ पे एनर्जी जो स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा दैट कैन बी प्लेस्ड एट 35। सो 35 रुपये पर एक स्टॉप लॉस लगाकर एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। तो जय की तरफ से अब वीकनेस पे खरीदारी की राय आ रही है, खरीदारी करें। 17,500 की कॉल 90 में आपको मिलेगी 146, 178 के टारगेट्स के लिए। कल भी दोपहर में जय ने आपको कहा था कि अब कॉल खरीदने का वक्त है। कल दोपहर को 17,650 की कॉल खरीदवाई थी, आज सुबह के गैप अप में अच्छे रिटर्न्स वहां पर आ गए। अब वापस जय की राय है कॉल खरीदने की 17,500 का कॉल। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु सेल कॉल है, स्टॉक का भाव चल रहा है 895, 896। स्टॉक का नाम है वोल्टास। ये स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में एक बहुत अच्छी तेजी दिखाई है, लेकिन अब ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। कल भी स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर था, आज भी स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर है और लास्ट 2 दिनों के लो ब्रेक हो रहे हैं। वोल्टास के अंदर यहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। वोल्टास में यहाँ पे सीएमबी में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 908 रुपया, 910 रुपया ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है। 910 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के वोल्टास में यहाँ पे बिकवाली करें। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 880 रुपए का इसका पहला टारगेट होना चाहिए। 880 रुपए का लेवल टूटने पे 870 रुपए का इसका दूसरा टारगेट होना चाहिए। तो 2-3 दिनों के लिए वोल्टास में बिकवाली करें 910 के स्टॉप लॉस से 880 और 870 के टारगेट्स के लिए। 880, 870 के टारगेट्स के लिए वोल्टास पर बिकवाली की राय। ये इंटरेस्टिंग है। वोल्टास हालांकि रिसेंटली इसने आउट परफॉर्म करा है, आज डेज लो पर ट्रेड कर रहा है। वर्लपूल पर रखिए नजर, इसी स्पेस का दूसरा काउंटर जो आपको डेज हाई पर ट्रेड करते हुए दिखेगा। तो वोल्टास में ब्रेकडाउन आ रहा है, वर्लपूल में आ रही खरीदारी। यही अभी जो हमने इंडिया बुल्स, रियल एस्टेट और मैक्रोटेक में देखा था, सेक्टर की एक कंपनी दौड़ रही है, दूसरी कंपनी गिर रही है। थोड़ा डाइवर्जेंट ट्रेंड स्टॉक स्पेसिफिक आपको इस समय दिख रहा है। इस बीच अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर एक बार फिर से नजर डालिए। खबर आ रही है, थोड़ी फ्रेश प्लेजिंग की गई है यहाँ पर। ये आपके लिए खबर आ रही है, अदानी ग्रीन के शेयर्स प्लेज किए गए हैं। अदानी एंटरप्राइजेज ने अदानी ग्रीन के शेयर्स प्लेज करें, करीब 7 लाख शेयर्स को गिरवी रखा गया। तो फ्रेश प्लेजिंग करे है अदानी ग्रुप ने। समय अदानी एंटरप्राइजेज ने अदानी ग्रीन के 7 लाख शेयर्स गिरवी रखे हैं। ये अपडेट आ रहा है इस समय। बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या है कि जिस तरह से प्राइसेस गिर रही हैं, तो जो भी मार्जिन कॉल्स आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा जो स्टॉक है वो प्लेज के लिए बढ़ाने पड़ते हैं, या तो रीपे करें या प्लेज बढ़ाएं। तो आई थिंक उसी संदर्भ में ये प्लेजिंग और बढ़ती हुई नजर आ रही है। 20 दिन से लगातार निचला सर्किट। अदानी टोटल तो 20 दिन से अदानी ग्रीन ट्रांसमिशन में भी लगभग 1-2 दिन बीच में कभी खुला होगा तो खुला होगा, बाकी लगातार सर्किट। चलिए, ये अदानी ग्रुप फ्रेश कंसर्न्स इनके लिए आते हुए दिख रहे हैं। आइए, और बाय द वे अनिल जी, महिंद्रा सीआई ऑलमोस्ट सर्किट लगते हुए दिखा है सर, 19.5% ऊपर था अभी मूव उस पर काफी स्ट्रांग आ रही है। आइए लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। कुछ ज़्यादा बदला नहीं है अनिल जी। 80 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स, 65-70 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स डेज लो के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। यूरोप ठीक है, वहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। कच्चे तेल में आज आपको हल्का फुल्का मूवमेंट दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स 104.50 के ऊपर होल्ड कर रहा है इस समय। रुपया स्टेबल है। क्या करके जाना है वीकेंड है सर? दीप, क्लोजिंग जो हो रही है वो खराब हो रही है। 17,500 के नीचे क्लोज आपको निफ्टी होता हुआ दिख रहा है और बैंक निफ्टी 40,000 से थोड़ा नीचे बंद होता दिख रहा है। तो 2 इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे वीकली क्लोजिंग हो रही है। तो लॉन्ग पोजीशन में आपको या तो कम कर देनी चाहिए स्टॉप लॉस समझ के क्लोजिंग बेसिस पर, और अगर आप लेकर रखते हैं तो आपको कहीं न कहीं हेजिंग करनी चाहिए। और हेजिंग करने के लिए आपके पास निफ्टी पर 2 ऑप्शन है, 2 क्या एक ही है। 17,350 का पुट ऑप्शन आपको लेकर रखना चाहिए अगर आपकी निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन है तो। बैंक निफ्टी में अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आपको 39,500 का पुट ऑप्शन खरीद कर जाना चाहिए। शॉर्ट है तो ऐसे कोई खास चिंता की बात नहीं है, फिर भी आपको सेफ्टी के लिए चाहिए तो 17,600 का कॉल ऑप्शन खरीद लें। और ऊपर में बैंक निफ्टी में आपको कॉल ऑप्शन अगर खरीदना है तो 40,300 के आसपास का या 40,500 का कॉल ऑप्शन खरीद कर आप अपने आप को हेज कर सकते हैं। वैसे जरूरत नहीं, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस काफ़ी दूर है। सो आई थिंक लॉन्ग पोजीशन में या तो आप हल्की करें या फिर हेजिंग करें। हल्की करें या हेजिंग कर लें, ठीक है। चलिए, क्लियर संकेत आपके लिए आ गया है इस समय और नज़र रखनी है यहाँ पर। देखते हैं कैसा आपको एक्शन बनेगा। बट हाँ, वीकेंड से पहले
ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से राय। फाइनली कुछ और स्टॉक्स पर एक क्विक व्यू ले लेते हैं इससे पहले कि बाजार आज के ट्रेड के लिए क्लोज आउट हो। पीबी फिनटेक, आज सुबह पालवे साहब की राय थी, जबरदस्त मूव है, 11% का स्पाइक पीबी फिनटेक में आया है। 536 के लेवल पर पालवे साहब ने खरीदारी की राय दी थी। 600 का पहला टारगेट है, 586 का हाई बनाया है और उसी लेवल पर इस समय ट्रेड भी कर रहा है। तो जबरदस्त मूव पीबी फिनटेक में आपको आती हुई दिखिए। सुमित जी एक बार अब अगले लेवल्स बता दें पीबी फिनटेक के लिए। 580 के आज जो क्लोजिंग के आसपास लेवल है। दिवांशु, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इसके अंदर यूज करना चाहिए। स्टॉक के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है और पिछले एक महीने से स्टॉक में लोअर लेवल से एक अच्छा रिकवरी आया, फिर छोटा मोटा करेक्शन आया, फिर वापस से भी ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है जिसमें रिसेंट के हाई ब्रेक हो चुके हैं। तो 600 रुपए का इसका इमीडिएट टारगेट होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके अंदर नीचे में लगाना होगा 565 के आसपास और ऊपर में 600 रुपए तक के इमीडिएट टारगेट है। 600 रुपए का लेवल निकलेगा, फिर इसके अंदर और ऊपर का रैली देखने को मिलेगा, नहीं तो 600 के आसपास ये रेजिस्टेंस ले सकता है और वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं। तो पोजीशंस को कैरी करिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के। ये है आपके लिए राय पीबी फिनटेक पर। आज सुबह पालविया साहब की तरफ से 10 की कमाई का कॉल इस पर आया था। मूव इस पर आपको अच्छी आती हुई दिखी है। थोड़ी आपको मूव अच्छी आज डिवीज पर आती हुई दिखी है, थोड़ा बाउंस बैक इस पर दिखा। ये पूरा हफ्ता ही एक्चुअली डिवीज के लिए थोड़ा ठीक ठाक रहा है। बंसल जी, रीसेंट बाउंस बैक है डिवीज में, जरा बताएं क्या करना है इसमें। 2900 के ऊपर क्लोज हो रहा है। देखिए दीपांशु, बीटन डाउन है और चार्ट्स देखें तो क्लियरली यही लगता है कि एक डेड कैट बाउंस है। तो दीपांशु यहाँ पर खरीदने का तो बिल्कुल कंफर्ट नहीं आता। टेक्निकली तो सेल ऑन रैली वाला स्टॉक है। तो दीपांशु मैं तो बिल्कुल इसको अवॉइड करूंगा और अगर मार्केट में कुछ करना है इस समय तो पीएसयू थीम के साथ जाना चाहिए। ओएनजीसी, गेल, एनटीपीसी, ये टॉप 3 पिक्स हैं, इनके साथ जाने की राय होगी। एक फार्मा स्टॉक जिस पर वागले साहब आपकी राय लेनी है, बायोकॉन, इस पर एक अच्छा स्पाइक आया और टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड एक बढ़िया मूव भी आई थी। जरा इस पर एक क्विक कॉल दे दें। बायोकॉन दीपांशु, आज का मूव अच्छा है लेकिन ये बाउंस बैक ही है। 230 का पहला पड़ा हुआ है जिसके पास है, अगर उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ये ट्रेडिंग मूव कंटिन्यू हो सकती है 240 तक। ये 240 क्रॉस करते हुए मुझे ये माहौल में दिखता नहीं है, वहां के आसपास बुक कर लेना चाहिए। वापस आपको 220 के लेवल्स मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए बायोकॉन। हिमांशु जी की तरफ से एक कॉल आ रही है। अब BTST क्या, अब तो BTSW कर दीजिए। नेक्स्ट वीक के लिए आपको यहाँ पर व्यू बन रहा है। आइए बिगुल, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीप, मैं थोड़ा सा इसको प्रीएम्प्ट कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जीएनएफसी में एक इंटरमीडिएट बॉटम बनता हुआ नजर आ चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर एक, अगर आप वीकली चार्ट देखें तो 500-510 रुपए के आसपास एक पोटेंशियल डबल बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो पिछले 3 लोज में बहुत ही शानदार पॉजिटिव डाइवर्जेंस है आरएसआई का और इंट्राडे चार्ट पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होने की कगार पर है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जीएनएफसी को बीटीएसटी करके जाए। वीकली क्लोज 550 के ऊपर का आने की तैयारी है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अगले हफ्ते में 565, 580 ये 2 टारगेट जीएनएफसी में आने की मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आने वाले 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। 542 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ जीएनएफसी में बीटीएसटी करके चलने की सलाह है। तो ये है आपके लिए जीएनएफसी, जहां पर आपको रखनी है नजर। 555 यहां पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, डेज हाई पर है। BASF अपने प्रोडक्शन में कुछ कटौती कर सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी उन्होंने कुछ ऐसे रिलीज दिए हैं जो आगे कॉन्फिडेंस नहीं जता रहे हैं, स्पेशली जिस तरह से यूरोप में एनर्जी क्राइसिस चल ही रही है। हालांकि नेचुरल गैस के प्राइसेस रिसेंटली काफ़ी तेज़ी से गिरे हैं, बट एक परेशानी वहाँ पर कॉस्ट रिलेटेड तो हुई ही है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। इवेंटफुल फरवरी सीरीज के बाद अनइवेंटफुल स्टार्ट हुई है मार्च सीरीज की। 90 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी बंद हो रहा है 39,900 पर। 17,450 के करीब 40 पॉइंट के कट के साथ निफ्टी क्लोजिंग के लिए जा रहा है। चुनिंदा स्टॉक्स जहां पर आज आपने खरीदारी देखी, अदानी पोर्ट्स, डिवीज, एशियन पेंट्स, डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर पॉजिटिव एक्शन रहा। कोल इंडिया, एनटीपीसी, यहाँ पर भी आपको पॉजिटिविटी दिखी है। इसके साथ ही एक्सिस, यहाँ पर मूवमेंट था। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों ही एक्टिव रहे। रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 1% ऊपर था और इसने डेफिनेटली बाजार को नीचे फिसलने से बचाया है। टाइटन, एचसीएल टेक, इंडसइंड, नेस्ले, सिप्ला, बजाज ऑटो, यहाँ पर भी आपने पॉजिटिविटी देखी है। पर गिरावट अदानी एंटरप्राइजेस 5% लुढ़का है ये काउंटर। हिंडाल्को 0.5% नीचे। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील यहाँ पर कमजोरी है। मेटल्स आज वैसे भी सबसे कमजोर करीब थे ही बाजार के। एमएनएम में आपने गिरावट देखी है। टाटा मोटर्स, एलएनटी, एसबीआई लाइफ,
HDFC बैंक और HDFC ये दोनों भी करीब 1% नीचे थे। HDFC लाइफ में भी कटौती थी। ITC यहाँ पर थोड़ी गिरावट देखिए, TCS जैसे दिग्गज भी आपको कमजोरी दिखे। तो ओवरऑल करीब 40-50 पॉइंट नीचे आपको निफ्टी बंद होते हुए दिखेगा। वायदा कारोबार की तरफ आए, गेल 2 दिनों का स्टार रहा है, दोनों दिन वायदा कारोबार का टॉप गेनर, आज 5.5% ऊपर 104 के लेवल पे आते हुए। GNFC जिसकी अभी बात भी हो रही थी 5% ऊपर, ये काउंटर भी। डिक्सन टेक में 2 दिनों से अच्छी खरीदारी आई है। वर्लपूल, HDFC AMC सुबह से एक्टिव रहा। आरती इंडस्ट्रीज, बायोकॉन जहां पर अभी अभी आपने एक स्पाइक बनते हुए देखा, डॉक्टर लाल पैथलैब, श्रीराम फाइनेंस, इन्फो एज, वोडाफोन आइडिया में भी आज हल्का रिवाइवल रहा। इसके साथ ही दीपक नाइट्राइट, सिटी यूनियन बैंक, चोला इन्वेस्टमेंट, कॉनकॉर, SBI कार्ड्स, पेट्रोनेट, IEX और एक्साइड इंडस्ट्रीज यहां पर भी खरीदारी रही। बट गिरावट नाल्को यहां पर वीकनेस थी। NMDC आपको वैसे कमजोर देखेगा। डिविडेंड एडजस्टमेंट दिखा दें तो 1-1.25 रुपए की गिरावट है। JSPL, सिंजीन, वेदांता, साथ ही सेल यहां पर भी कमजोरी रही। ट्रेंट, PFC, रेन इंडस्ट्रीज इसके कल आएंगे नतीजे। इप्का लैबोरेटरीज, हनीवेल ऑटो और जी एंटरटेनमेंट दोनों में हल्की कमजोरी जो वायदा कारोबार से बाहर हो जाएंगे। मे सीरीज के ग्लेनमार्क, PNB, एबट, डेल्टा कॉप यहां पर भी आपने वीकनेस बनती हुई देखिए। कैश मार्केट, महिंद्रा CIE ऑलमोस्ट इसने आज सर्किट छुआ है। नतीजे 2 दिन पहले आए थे बट रिएक्शन आज आपको बड़ा वाला बनते हुए दिखा है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 13% ऊपर, PB फिनटेक पालिया साहब की पिक % ऊपर ये रही। और साथ ही सैनोफी नतीजों के बाद ये भी 4% ऊपर था। प्रोविजनल क्लोजिंग एनर्जी ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का कट निफ्टी और 100 पॉइंट का कट बैंक निफ्टी पर आपको दिख रहा है। तो आज तो 500 के भी नीचे क्लोज हो गया और वीकली क्लोजिंग एनर्जी 17,500 के नीचे निफ्टी की आ रही है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए बाजार की कमजोर क्लोजिंग आज होती हुई दिख रही है। और फरवरी महीने के सबसे निचले स्तरों पर जाकर बंद होते हुए दिख रहे हैं आपको भारतीय बाजार आज निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस, जब तक कि फाइनल प्राइसेस आपके सामने आए। कमोडिटी बाजार के लिए कैसा रहा है हफ्ता और अगले हफ्ते कहां दिखेगा एक्शन, किन कमोडिटीज में बनेगा पैसा और अगले हफ्ते की क्या करें तैयारी, हमारे खास वीकली शो वीकली राउंड अप कमोडिटी स्पेशल में 4:26 पर हम आपको बताएंगे। छटनी के दौर के बीच नौकरी पेशा लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है। HR फर्म एवन के सर्वे के मुताबिक इस साल भारत में कंपनियां कर्मचारियों को 10% से अधिक हाइक देने वाली है। आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में हम इसी पर करेंगे चर्चा, जानेंगे कि इस महंगाई के बीच 10.25% की हाइक कैसी कही जाएगी। इस साल किस सेक्टर में ज़्यादा इंक्रीमेंट्स होंगे, कहाँ कम। साथ ही ये भी समझेंगे कि नौकरियों के हिसाब से ये साल कैसा रहेगा। इस पूरी चर्चा में हमारा साथ देंगे। हो जाए तैयार, सैलरी बढ़ेगी छप्पर फाड़, ये लिखने वाले अति उत्साहित प्रोड्यूसर ने ऐसा लिखा है। और इस पूरी चर्चा में हमारा साथ देंगे रूपांक चौधरी साहब, पार्टनर एवन कंसल्टिंग, जिन्होंने ये रिपोर्ट लिखी है। विक्रम शौक साहब जो कि हेड HR लोज निश्चित देसाई से हैं, और मुनीरा लोलीवाला बिजनेस हेड टीम लीज, इन तीनों से करेंगे हम मुलाकात आज शाम 6 बजे। इसके बाद रात 8 बजे की हमारी कुछ कवर स्टोरीज आपके सामने रख दी जाए। पिछले कुछ दिनों आई प्राकृतिक आपदाओं ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में आप अपने घर को हुए नुकसान की कैसे कर सकते हैं भरपाई। एक कॉम्प्रिहेंसिव होम इंश्योरेंस पॉलिसी बाढ़, भूकंप सहित प्राकृतिक आपदाओं से होने के लिए किसी भी तरह का कवरेज देती है। आज मनी गुरु में 6:30 बजे घर का सुरक्षा कवच, इस पर हम करेंगे चर्चा कि क्यों आपके लिए होम इंश्योरेंस जरूरी है, कितना लेना चाहिए, प्रोसेस क्या है, क्या क्या कवर होता है। तो आपके घर से रिलेटेड सारे इंश्योरेंस की पूरी ABCD आपको मिलेगी आज शाम 6:30 बजे। हमारा साथ देंगे TA रामालिंगम साहब, चीफ टेक्निकल ऑफिसर बजाज आलियंस जनरल इंश्योरेंस के, और पंकज मटपाल साहब जो कि MD है ऑप्टिमा मनी के। इन दोनों से करेंगे मुलाकात। घर का सुरक्षा कवच। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति साहब ने युवाओं को सलाह दी है कि वो वर्क फ्रॉम होम के जाल में ना फंसे। वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा है कि वर्क फ्रॉम होम उनके करियर को कर सकता है खत्म, ये उन्हें आलसी बनाएगा और उनके कॉम्पिटिटिव एज को खत्म कर देगा। आज उनके इसी पूरे बयान का होगा संपूर्ण विश्लेषण कि क्यों ऑफिस जाकर काम करना युवाओं के करियर के लिए बेहतर है, इसके फायदे क्या है, जरूर देखिएगा शाम 7:56 पर इंडिया 360 डिग्री न्यूज का अपडेटेड वर्जन, कवर स्टोरी, घर से काम करियर तमाम। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग।
ऐसे गूगल तो कह रहा है ऑफिस मत है, ये जगह नहीं है आपके लिए। मूर्ति साहब वो तो गूगल अपनी सुविधा के लिए कह रहा है, तो करियर लोगों के करियर के लिए थोड़ी कह रहा है। सो ये है फाइनली 17,465 पर 45 अंकों के नुकसान के साथ हमने किया आज के सत्र की समाप्ति, और इस हफ्ते की भी 141 अंकों का नुकसान रहा सेंसेक्स में 59,463 पर, और 39909 39,909 ये है वो बेहतरीन लेवल, खाली सुनने के हिसाब से, देखने के हिसाब से, बाकी तो खराब ही है। 92 अंक नीचे बंद होता हुआ बैंक निफ्टी लंबे समय बाद 40,000 के भी नीचे। ले ली जाए विदा? बिल्कुल सर। धन्यवाद। कौन कौन लेना चाहता है जरा बता दें मुझे। कुणाल जी, राकेश जी, जैन साहब, सुमित जी धन्यवाद लेना चाहता। सबसे पहले सुमित जी का आता है धन्यवाद लेने। सुमित जी कितना धन्यवाद चाहिए आपको? अनिल जी की मार्केट में बहुत स्ट्रेस दिया इस हफ्ते। मैं सोच रहा हूँ वीकेंड में आराम करें। तो मार्केट बंद हुआ है मुश्किल से। तो आप अभी जी बोलिए। अभी कुछ दिन पहले बात चल रही थी कि मार्केट का टाइमिंग बढ़ाना चाहिए। ये मार्केट का हालत देख के तो लोग बोल रहे हैं कि 2 घंटा कम ही कर दो। बिल्कुल। तो फ्लेक्सिबल टाइम रखें, तेजी में बढ़ा दो, मंदी में घटा दो। 1:30 बजे ही जाने दो। लेकिन स्ट्रेस है सुमित जी, देखो कितना स्ट्रेस में भर के शॉर्ट को सोमवार से दे रहे हैं। अरे और स्ट्रेस है पूरे हफ्ते गिनती के 4 बाय कॉल दिया है, 40 सेल कॉल आए, फिर भी स्ट्रेस है। वाह जी। कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं तो अभी ये जो अनिल जी आप बता रहे थे कि युवाओं को अनिल जी दफ्तर आना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम नहीं करना चाहिए, तो अनिल जी मैं अपने कुछ एक सीनियर्स हैं मेरे, उनके बिहाफ में पूछ रहा हूँ अनिल जी, जो युवा उतने नहीं रहे वो घर से काम कर सकते हैं अनिल जी, या वो घर का ही काम करें? उनका तो घर पे ही रहना बेहतर है। जो आपके सीनियर सिटीजन पार्टनर्स जो हैं तो वो काम कर रहे हैं वही मेहरबानी समझो, कहाँ से कर रहे हैं वो मत समझो। नहीं तो एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि चार्ट कॉर्नर में एक ही पार्टनर दोनों का काम करेगा। ये सिचुएशन भी आ जाए तो बड़ी बात नहीं है। तो चलिए, जिसे जहां अच्छा लगे काम करें, लेकिन करें जरूर। ऐसा ना करें कि बिल्कुल ना करें, ये ज्यादा जरूरी है। कुणाल जी, राकेश जी, जैन साहब, सुमित जी का धन्यवाद। वागले साहब, जय ठक्कर साहब और हिमांशु जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। सोमवार सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात।